हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, मेरा नाम है संदीप त्रिवेदी और आज हम पढ़ेंगे सोशल साइंस की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का और साथ ही में ये सबसे टफ चैप्टर है, इसीलिए लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, एक एक चीज को समझेंगे और हर एक चीज को बहुत आसानी से समझ के हम आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये जो चैप्टर है बेटा चालू होता है एक इमेज से, बहुत ही अच्छी इमेज है। फेडरिक सोरियो नाम के एक पेंटर ने बहुत अच्छी इमेज बनाई है, बट इस इमेज पे आने से पहले दो वर्ड आपको समझना पड़ेगा जो चैप्टर का टाइटल है। फर्स्ट वर्ड इज नेशनलिज्म एंड सेकेंड इज यूरोप। सो व्हाट इज नेशनलिज्म? बेटा नेशनलिज्म एक फीलिंग है, अपने देश के लिए फीलिंग, एक प्राउड की फीलिंग कि यस ये मेरा देश है और मैं इस देश के लिए खड़ा हूं, उसको बोलते हैं नेशनलिज्म की फीलिंग, एक राष्ट्रवाद की फीलिंग। हर एक कंट्री में राष्ट्रवाद की फीलिंग हमें देखने को मिलेगा। हम यहां पे यूरोप की बात कर रहे हैं, मगर आप इंडिया में भी देखेंगे कि जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी को एक वैलोर या पैट्रियोटिक सॉन्ग बजता है तो हमें वो नेशनलिज्म की फीलिंग याद आ जाती है। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तब भी हम उस फीलिंग से गुजरते हैं। तो नेशनलिज्म मींस इट इज अ फीलिंग, अ प्राउड फीलिंग टुवर्ड्स वंस नेशन। ठीक है बेटा। अब ये यूरोप क्या है बेटा? तो आपको पता है बेटा कि 7 कॉन्टिनेंट्स है हमारे इस अर्थ पे, वर्ल्ड पे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उसमें से एक कॉन्टिनेंट है हमारा यूरोप। मगर सवाल यह है कि सर हम 10th क्लास में नेशनलिज्म इन इंडिया की चर्चा करें, हम एशिया की चर्चा करें, क्योंकि हम एशिया में रहते हैं, ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं, हम यूरोप क्यों पढ़ रहे हैं? तो सीधी बात है बेटा, क्योंकि यूरोप में सबसे पहले ये राष्ट्रवाद की फीलिंग आती है, ये नेशनलिज्म की फीलिंग सबसे पहले यूरोप में आती है, इसलिए हमें यूरोप को पढ़ना जरूरी है। और यहां की राष्ट्रवाद की फीलिंग ने पूरे एंटायर वर्ल्ड को इफेक्ट करी, इसीलिए हमें नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ना जरूरी है। चलिए, हमने जो चैप्टर का टाइटल है उसको समझा, अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारी इस इमेज से चैप्टर को चालू करेंगे। ये एक इमेज आपको बेटा आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रही है। ये इमेज फेडरिक सोरोयू नाम के एक पेंटर है, एक फ्रेंच आर्टिस्ट है, उसने बनाई है। फेडरिक सोरोयू नाम का पेंटर, उन्होंने एक इमेज बनाई है बेटा। इस इमेज में आप बेटा बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं और बहुत डिटेलिंग की गई है इस इमेज में। ठीक है, तो जो फेडरिक सोरियो पेंटर है बेटा, इन्होंने 4 प्रिंट बनाए हैं, 4 इन्होंने प्रिंट बनाए हैं, मगर आपकी क्लास 10th के लेवल के हिसाब से सिर्फ एक ही प्रिंट रखा है, एक ही इमेज रखी है जो आपको सामने को देखने को मिलती है। इसके अलावा फेडरिक सोरोयू ये 4 इमेज बनाते हैं, पैक्ट, जो कि हम हमारी 10th क्लास के 10th लेवल में देखेंगे, और उसके अलावा प्रोलोग इमेज, ये जो आप देख सकते हो बेटा, प्रोलोग इमेज, ट्रायम्फ इमेज एंड द मार्केट इमेज। ये 3 और इमेज बनाई गई है अपार्ट फ्रॉम पैक्ट फेडरिक सोरियो के द्वारा। बट आपके 10th के लेवल के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ एक ही को जगह मिली है, वो है हमारी पैक्ट। ठीक है बेटा, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते गए फेडरिक सोरोयू अपना आगे। ठीक है, तो आज जो हमारी इमेज है, जो है हमारी पैक्ट, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और हमारा चैप्टर चालू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। ये जो इमेज आप देखेंगे, इस इमेज में पर्सन्स या लोग बाग लाइन से कहीं जा रहे हैं। ये देखो बेटा, आप लाइन से ये लोग कहीं जा रहे हैं, और ये जाते जाते एक स्टैचू है उसको होमेज या रिस्पेक्ट देते हुए जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये लोग बाग कहां जा रहे हैं और ये इस स्टैचू को रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं? ठीक है बेटा, तो बेटा आप देखेंगे कि ये जो लाइन से लोग बाग जा रहे हैं, जाते जाते यहां से ये इस रिस्पेक्ट देते हुए आगे निकल गए। ठीक है बेटा, तो ये जो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जिस स्टैचू को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उस स्टैचू को बोला गया है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। क्या बोला गया बेटा इसको? स्टैचू ऑफ लिबर्टी। मगर आपके मन में सवाल होगा कि सर स्टैचू ऑफ लिबर्टी तो न्यूयॉर्क सिटी में है,
यूएसए की न्यूयॉर्क सिटी में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये यहां पे क्या कर रही है? ये फ्रांस या यूरोप, हम पढ़ रहे हैं नेशनलिज्म इन यूरोप, तो यूरोप में क्या कर रही है? तो बेटा ये फ्रेडरिक सोरियो नाम के एक पेंटर है, उन्होंने ये प्रिंट बनाया है, ठीक है। इसी से इंस्पायर होके फिर यूएसए के न्यूयॉर्क सिटी में ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लगती है। तो बेटा ये जो लोग बाग लाइन से जा रहे हैं, इनके जाने का कारण सिर्फ एक ही है कि ये यहां से जाते जाते एक लिबर्टी की स्टैच्यू को रिस्पेक्ट या होमेज देते हुए जा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो बेटा आप इस लाइन में देखेंगे, जब ये लाइन से जा रहे हैं तो आपको अलग अलग फ्लैग देखने को मिलेंगे, अलग अलग, जो कि कंट्री को बताते हैं, ठीक है बेटा। तो ये जो लाइन से जा रहे हैं तो सबसे आगे आपको यहां पे यूएसए देखने को मिलेगा, यूएसए, उसके पीछे ये स्विट्जरलैंड देखने को मिलेगा। जब ये इमेज बनी है, ये बनी है 1848 में, उस समय तक यूएसए और स्विट्जरलैंड एक नेशन स्टेट बन चुका था। सिंपल शब्दों में बोले तो एक नेशन बन चुका था, ठीक है बेटा। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहां पे फ्रेंच फ्लैग आपको देखने को मिलेगा, और ये फ्रेंच के पर्संस, फ्रेंच के पीपल स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने खड़े हैं, इस स्टैच्यू को होमेज या रिस्पेक्ट दे रहे हैं। इसके बाद पीछे आपको यहां पे जर्मनी का फ्लैग देखने को मिलेगा, और ये जर्मनी के लोग बाग यहां पे आगे निकलेंगे रिस्पेक्ट देते हुए। जर्मनी का फ्लैग ब्लैक, रेड एंड गोल्डन कलर में। इनके पीछे आपको ऑस्ट्रिया देखने को मिलेगा, फिर उनके पीछे आपको जो टू सिसिलीज हैं, इटली का जो आप बोलते हैं, ठीक है, और उसके पीछे फिर हमें इंग्लैंड, पोलैंड, ऐसे करते हुए रशिया तक हमें एक लाइन देखने को मिलेगी। ये जो स्टैच्यू को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इस स्टैच्यू में भी आप देखेंगे तो बेटा इनके एक हाथ में टॉर्च है और दूसरे हाथ में ये बुक सी दिख रही है कि हमें एक बुक देखने को मिल रही है सेकंड हैंड में। एक हाथ में जो टॉर्च है वो टॉर्च बताती है ज्ञान को, इनलाइटनमेंट को, ठीक है। सो दिस इज नोन एज टॉर्च ऑफ इनलाइटनमेंट। और जो दूसरे हाथ में बुक है, क्या ये स्कूल की बुक है बेटा या कुछ लॉ बुक है? तो यस बेटा, ये जो बुक है ये ह्यूमन के राइट्स को बताती है, और इसको बोला गया है चार्टर्स ऑफ द राइट ऑफ मैन, ठीक है बेटा। अब ये जब बेटा ये लाइन से पास हो रहे हैं तो आपको इस इमेज में देखने को मिलेगा कि ऊपर जीसस एंड द एंजल्स एंड सेंट्स, ये इस इमेज को, इस दृश्य को देख रहे हैं, और ऊपर से ये सारे की सारी कंट्रीज को गेज कर रहे हैं, इनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ठीक है, कि यस इसी प्रकार से साथ में रहना चाहिए। तो ऊपर से जीसस, एंजल्स एंड सेंट्स इस इमेज को, इस लाइन को देखते हुए गेज कर रहे हैं और ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि हर एक देश ऐसे ही साथ में रहना चाहिए। इस इमेज में नीचे बेटा आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर जो राजा है, किंग है, उसके मुकुट वगैरह पड़े हुए हैं, उसके रिमेन्स पड़े हुए हैं। जो राजा किंग था उसके रिमेन्स, जैसे कि यहां पे आपको उसका क्राउन देखने को मिलेगा, यहां पे अगेन दूसरा क्राउन देखने को मिलेगा, यहां पे उसका फरमान देखने को मिलेगा, जो रॉयल ऑर्डर वो पास करता था। ये सारे के सारे किंग के रिमेन्स नीचे देखने को मिलेंगे। राजा और राजशाहियत को इस इमेज में मिट्टी में मिला दिया गया। समय बदलते देर नहीं लगती, उसका बेस्ट एग्जांपल है फ्रेडरिक सोरोय की ये बहुत ही सुंदर इमेज, ठीक है बेटा। तो ये पूरी इमेज है, लाइन से लोग बाग जा रहे हैं और जाते जाते ये स्टैचू है उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और इस स्टैचू को बोला गया है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। नीचे पूरे राजा के सामान पड़े हुए, रिमेन्स पड़े हुए हैं, ठीक है, जैसे कि उसका ताज, क्राउन, फरमान, ठीक है। और ऊपर से इस पूरी इमेज को देखते हुए जो जीसस हैं, एंजल्स हैं और जितने भी सेंट्स हैं उसको गेस कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। मगर सवाल यह है कि सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि सारे की सारे कंट्री के लोग बाग साथ में कहीं लाइन से जा रहे हो? ऐसा हमने तो बहुत कम देखा है।
कि सारे की सारी कंट्री ऐसे कहीं लाइन से जा रही हो? तो यस बेटा, ये जो इमेज है ये एक जो हमारे जो पेंटर हैं फ्रेडरिक सोरोयू, उनका एक विजन है, ठीक है, उनकी एक कल्पना है, और इस कल्पना को बोला गया है यूटोपियन विजन। ठीक है बेटा, यूटोपियन विजन। तो यस बेटा, ऐसा जनरली पॉसिबल नहीं होता। यस, आप मॉडर्न डे में कुछ अगर गेम्स वगैरह होते हैं, ओलंपिक गेम्स वगैरह, तो उसमें आप देखते हैं कि सारी कंट्रीज एक साथ मार्च पास्ट कर रही है, ठीक है। कभी फ्रेंडली गेम्स होती है, फ्रेंडली कुछ एक्सरसाइज होती है, तो उस समय सारी कंट्रीज एक साथ मार्च पास्ट करती है। बट ये वो समय 1848 का जब यहां पे राजा रहा करता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है यूरोप में, और उस समय साथ में मार्च करना थोड़ा सा कठिन है, ठीक है। तो ये जो हमारे फ्रेडरिक सोरोयू है, उनका एक यूटोपियन विजन है, ठीक है, एक ऐसी कल्पना, ठीक है, जो कि नियरली इम्पॉसिबल टू एग्जिस्ट है। ये यूटोपियन विजन क्या है, इसको हम थोड़ी सी देर बाद देखेंगे जब हम लाइन बाय लाइन इसको पढ़ेंगे। तो बेटा आपको ये इमेज समझ में आई, एक एक डिटेल हमने समझा कि ऊपर कौन है बेटा, नीचे फोरग्राउंड में क्या पड़ा हुआ है, लोग बाग लाइन से कहां जा रहे हैं। सबसे पहले अमेरिका, उसके पीछे स्विट्जरलैंड जो इस समय तक नेशन स्टेट बन चुका था 1848 तक, और उसके बाद में फ्रांस, देन आगे पूरी कंट्रीज हमें रसिया तक देखने को पीछे मिलेगी। चलिए अब एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है उसको हम देख लेते हैं। बेटा ये इमेज बनी है 1848 में, और इसको बनाया है फ्रेडरिक सोरोयू नाम के एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने। इन्होंने 4 प्रिंट बनाए, और मैंने आपको बेटा यहां पे 4 प्रिंट बताया हूं। कौन कौन से 4 प्रिंट है? ये 4 प्रिंट है। पैक्ट पहला प्रिंट जो कि अभी हमने देखा, दूसरा है प्रोलोग, तीसरा है ट्रायम्फ, और चौथा है मार्केट। मगर आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही इमेज है, वो है पैक्ट, बाकी नहीं दिया है। अपने लेवल के हिसाब से उन्होंने दिया, 10th के लेवल के हिसाब से एक ही इमेज दी, अदरवाइज ज्यादा इमेज देते तो सबके लेवल निकल जाते। धीरे धीरे करके लेवल निकालेंगे फ्रेडरिक सोरोयू, इसलिए उन्होंने 10th क्लास में सिर्फ एक ही इमेज दी, ठीक है बेटा। हायर स्टडीज में हमें बाकी इमेज देखने को मिलेगी। चलिए वापस अपन आ जाते हैं अपने कंटेंट पे। 4 इमेज, 4 प्रिंट जो मैंने अभी आपको बताया है, लेवल कर करके धीरे धीरे फ्रेडरिक सोरोयू 10th में आपको एक इमेज, फिर आगे और इमेज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है बेटा, इन हायर स्टडीज। तो इन्होंने बेटा जो ड्रीम, इन्होंने जो विजुअलाइज किया है, ठीक है, जो वर्ल्ड को, उनके हिसाब से इन्होंने बोला है कि वर्ल्ड जो है वो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक है। डेमोक्रेटिक मींस लोकतंत्र, जहां पे लोगों का शासन हो, और सोशल रिपब्लिक मींस कि यहां पे जो पोस्ट होती है, हेड होता है, वो लोगों के द्वारा चुना जाता है। और सोशल रिपब्लिक मींस कि सोसाइटी तय करे कि हमारा हेड कौन होगा, ना कि राजा का लड़का, फिर राजा का लड़का, फिर राजा का लड़का, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक इन्होंने इसको नाम दिया है, ठीक है। अब इस जो फर्स्ट प्रिंट है जिसको हम देखते हैं, उसमें हमें देखने को मिलता है कि पीपल्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि सबसे पहले लाइन में कौन लगा है, अमेरिका, उसके पीछे था स्विट्जरलैंड, ठीक है, और उसके पीछे फिर फ्रांस, ऑस्ट्रिया, और ऐसे चलते जा रहे थे, ठीक है। सो पीपल्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, तो 2 कॉन्टिनेंट के लोग बाग लिए फ्रेडरिक सोरोयू ने। उस समय तक जो एशिया कॉन्टिनेंट है, या अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, या ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, उनके लोग बागों को शामिल नहीं किया गया फ्रेडरिक सोरोयू के द्वारा। इसलिए यहां पे क्लियरली 2 का नाम देखने को मिलता है, यूरोप एंड अमेरिका। तो अमेरिका और यूरोप के लोग बाग, चाहे वो मैन हो या विमेन हो, हर एक एज के लोग बाग, हर एक सोशल क्लास के लोग बाग पर्सन मार्च कर रहे हैं, एक लाइन से जा रहे हैं, और जाते जाते ये ऑफर कर रहे हैं, ऑफरिंग कर रहे हैं, होमेज दे रहे हैं, ये एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। ये एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं, होमेज दे रहे हैं किसको बेटा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को, जब वो वहां से निकल रहे हैं, ठीक है। अब ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है बेटा, ये क्या मेल फिगर है या फीमेल फिगर है? तो बेटा मैं आपको बता दूं कि जनरली यूरोप में जितने भी रेवोल्यूशन हुए, उसमें जो सिंबल उन्होंने फाइनली लिया है, जो देश का एक सिंबल लिया है, या जो आजादी का सिंबल लिया है, हमेशा उन्होंने फीमेल फिगर लिया है। इवन इंडिया ने भी अपने देश को एक फीमेल फिगर से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो यस, उस समय जो उन्होंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को माना है, उन्होंने इसको पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज ए फीमेल फिगर, इन्होंने लिबर्टी को एक फीमेल फिगर के रूप में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अभी जो बेटा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट एक हाथ में,
ठीक है, जो ज्ञान है वो है उनके हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, और दूसरे हाथ में इनको चार्टर ऑफ द राइट ऑफ मैन देखने को मिलेगा, जो कि हमने इस इमेज में बहुत ही क्लियरली देखा है। चलिए अब जो बेटा अर्थ पे आपको देखने को मिलेगा नीचे, तो यहां पे हमें फोरग्राउंड पे मतलब आगे साइड नीचे देखने को मिलता है कि जो राजा है, ठीक है, उसके रिमेन्स देखने को मिलते हैं हमें, जो किंग है उसके रिमेन्स हमें देखने को मिलते हैं। और यहां पे उन्होंने किंग को क्या बोला है बेटा, उन्होंने किंग को एब्सोल्यूट बोला है। और जो राजा इस प्रकार के प्रैक्टिस करता है, इस प्रकार की तंत्र को प्रैक्टिस करता है, इस प्रकार के सिस्टम को प्रैक्टिस करता है, तो उन्होंने उसको बोला है एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। तो यहां पे आपको बेटा राजा देखने को मिलेगा और राजा के सारे रिमेन्स नीचे पड़े हुए हैं इस इमेज में, जो कि हमने ये देखा। अब बेटा ये जो सोरोयू का ये जो आपको देखने को मिलता है पूरा पूरा इमेज, इसको इन्होंने बोला है यूटोपियन विजन। क्या बोला है बेटा, यूटोपियन विजन। तो बेटा यूटोपियन विजन क्या होता है और एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन क्या होता है, तो बाजू में आपको यहां पर दोनों को लिखा गया है कि एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है और यूटोपियन क्या होता है। तो बेटा एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब यह होता है कि ऐसा सिस्टम जिसमें कोई भी रिस्ट्रेन नहीं हो, कोई भी पाबंदी नहीं हो, कोई भी अंकुश नहीं हो, तानाशाही क्रूरता से काम चल रहा है, ठीक है। और यहां पे इस सिस्टम में, ठीक है, जो मोनार्की रहती है, राजा रहता है, उसी की गवर्नमेंट होती है और ये सेंट्रलाइज होती है। सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है बेटा, सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि सारी पावर एक ही पर्सन के हाथ में है, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, ठीक है। तो यहां पे जो राजा है वो सेंट्रलाइज्ड है, मतलब पूरी पावर उसी के पास में है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कैसी है बेटा, मोनार्कियल गवर्नमेंट है, सेंट्रलाइज्ड है, मिलिटराइज्ड है, ठीक है, और रिप्रेसिव है। रिप्रेसिव मतलब कि दमन करने वाली है, और मिलिटराइज्ड मतलब कि जो मिलिट्री का हेड होगा वो भी राजा ही होगा। तो ये होता है एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन, तानाशाही, सब कुछ तय करने वाला कौन, राजा। ये इमेज जो है बेटा वो कैसी इमेज है बेटा, तो ये फ्रेडरिक सोरोयू का एक यूटोपियन विजन है। क्या है ये, यूटोपियन विजन। अब ये यूटोपियन विजन क्या होता है, तो बेटा यूटोपियन विजन एक ऐसा विजन है, एक ऐसी सोसाइटी की कल्पना है, ठीक है, अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। एक ऐसी सोसाइटी की कल्पना कि वो इतनी आइडियल है, इतनी पॉजिटिव और आइडियल है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। एक ऐसा समाज जिसमें कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, हर एक पर्सन उस सोसाइटी में तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, नाम कमा रहा है, ठीक है, किसी को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या कोई सोसाइटी ऐसी होगी जिसमें कि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो? ये तो बेटा दुनिया है, यहां पे हर एक पर्सन को दूसरे से प्रॉब्लम है। तो ऐसी सोसाइटी कैसे संभव है कि जहां पे कोई भी किसी को प्रॉब्लम ना हो? इवन इंडिया में भी हम बोलते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि राम राज्य आएगा, बट यस ये थोड़ा सा टफ होता है बेटा कि ऐसी सोसाइटी कल्पना करना कि जहां पे सब लोग बराबर हो, सबको बराबर हक मिल रहा हो। तो फ्रेडरिक सोरोयू की एक इमेज, ये कल्पना है, और इस कल्पना को बोला गया है यूटोपियन विजन। समझ में आया बेटा व्हाट इज यूटोपियन विजन? एक सोसाइटी जो इतनी आइडियल है कि जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। इसमें बेटा इमेज में बताया गया है कि जो पीपल्स हैं वो अलग अलग नेशंस के लोग बाग हैं, ठीक है, और वो अपने फ्लैग के द्वारा जाने जा रहे हैं, और उनकी जो कॉस्ट्यूम है, अपने हर एक कंट्री की एक पर्टिकुलर कॉस्ट्यूम होती है, उसके द्वारा ये लोग जाने जा रहे हैं, ठीक है। जब ये पास हो रहे हैं, जब ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से पास हो रहे हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि यूनाइटेड स्टेट सबसे पहले है, उसके बाद में स्विट्जरलैंड देखने को मिलता है, जो कि उस समय तक नेशन स्टेट हो गए थे। अब सवाल आता है कि सर ये नेशन स्टेट क्या है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। एक बार हम इस इमेज को पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि नेशन स्टेट क्या होता है, ठीक है। जब ये पास हो रहा है बेटा, सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट, देन स्विट्जरलैंड, उसके बाद हमें फ्रांस देखने को मिलेगा। फ्रांस एज यू नो ट्राई कलर उनका फ्लैग है, ठीक है। फ्रांस जब पास हो रहा है तो फ्रांस के बाद में हमें फिर
जर्मनी देखने को मिलेगा। कौन से कंट्री देखने को मिलेगी बेटा? जर्मनी देखने को मिलेगी कि जर्मनी पास हो रही है। ठीक है, जर्मनी के बाद हमें ऑस्ट्रिया कंट्री देखने को मिलती है, और ऑस्ट्रिया के बाद में हमें देखने को मिलती है, जब वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से पास हो रहे हैं, तो किंगडम ऑफ टू सिसिलीज देखने को मिलती है। अब ये किंगडम ऑफ टू सिसिलीज क्या है बेटा? जो इटली कंट्री है, इटली कंट्री का जो सदर्न रीजन है उसको बोला जाता है किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। उसके बाद में लोम्बार्डी देखने को मिलेगा, देन पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, एंड आखिरी में हमें रशिया देखने को मिलता है कि ये पास होके मतलब वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को होमेज या रिस्पेक्ट देते हुए जा रहे हैं। अगर हम देखें हेवन से ऊपर से, तो क्राइस्ट, सेंट्स और एंजल्स इस पूरी पिक्चर को गेस कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, और ये एक सिंबल है फ्रेटर्निटी का, भाईचारे का, ब्रदरहुड का, सब साथ में रहें, सबका साथ सबका विकास वाला विजन फ्रेडरिक सोर्यू ने इस इमेज में बना दिया। तो ये थी हमारी इमेज। अब बेटा यहां पे जो लिखा है इतने पूरे पैराग्राफ में कि जर्मनी के बारे में लिखा है कि जर्मनी जो पास हुआ है इस समय, ठीक है, उनको रिस्पेक्ट देते हुए, तो उस समय जर्मनी कोई नेशन नहीं था। ठीक है, यहां पे हमें देखने को मिलता है कि जर्मनी कोई नेशन नहीं था, सिर्फ जर्मन स्पीकिंग लोग बाग, ठीक है, हमें देखने को मिलते हैं। तो जर्मनी कोई नेशन नहीं था। तो यस ऑब्वियसली बेटा इस समय बहुत सारी कंट्री से, टू सिसिलीज कोई नेशन थोड़ी है आज तो इटली को हम नेशन बोलते हैं, लोम्बार्डी कोई नेशन देखने को नहीं मिलता। तो यस बेटा उस समय बहुत सारे ऐसे रीजन थे जो कि नेशन या नेशन स्टेट नहीं थे। ठीक है बेटा, जो उस समय बहुत सारे जो आपको देखने को मिलता है वो नेशन स्टेट नहीं थे। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी इमेज है फ्रेडरिक सोर्यू के द्वारा। ठीक है, और ये फ्रेडरिक सोर्यू का यूटोपियन विजन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। अब ये जो चैप्टर है बेटा ये बता रहा है कि ये डील करेगा कि 19वीं सेंचुरी के समय नेशनलिज्म कैसे इमर्ज हुई और कैसे उसने पूरा पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड यूरोप की बदल के रख दी, पूरी हवा यूरोप की बदल के रख दी इस पूरे राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म की फीलिंग ने। ठीक है, और ये आपको देखने को मिलता है कि यहां पे ये पूरा ठीक है, पहले क्या होता था बेटा कि पहले डायनेस्टिक एम्पायर हुआ करते थे, किसी राजा का शासन होता था और उस राजा के शासन को हटा के यहां पर नेशन स्टेट की स्थापना होती है। ठीक है, तो राजा का शासन को हटा के, डायनेस्टिक सक्सेशन को हटा के यहां पे नेशन को स्टैब्लिश कर देते हैं। ठीक है, तो बेटा 2-3 टर्म आपको देखने को मिली होगी कि सर ये नेशन क्या होता है, ये स्टेट क्या होता है और नेशन स्टेट क्या होता है। ठीक है, तो बेटा यहां पे नेशन स्टेट को समझाया है और स्टेट को समझाया है अर्नेस्ट रेनन नाम के पर्सन ने। यहां पे आपको बहुत ही अच्छे समझाया है कि ये नेशन क्या होता है। ठीक है बेटा, सो उनके हिसाब से, रेनन के हिसाब से, कि नेशन का मतलब सिर्फ लैंग्वेज, रेस, रिलीजन और टेरिटरी नहीं होता है, नेशन इससे भी ज्यादा बहुत बड़ी चीज है। बट रेनन को समझने से पहले हम हमारे सिंपल टर्म में समझेंगे कि ये सारी टर्मिनोलॉजी एक्चुअली है क्या। चलिए बेटा, एक होता है बेटा नेशन, एक होता है स्टेट, फिर एक होता है हमारा नेशन स्टेट। ठीक है, और एक और होता है, एक हो गया हमारा नेशन स्टेट, फिर नेशन स्टेट, और चौथा होता है हमारा स्टेटलेस नेशन। कौन सा होता है बेटा? स्टेटलेस नेशन। ठीक है बेटा, तो नेशन क्या होता है? जब कोई भी टेरिटरी, कोई भी रीजन जब अपने एरिया के कल्चर को, कस्टम को, ठीक है, लैंग्वेज को, ठीक है, फील करती है या प्रैक्टिस करती है, उसको हम बोलते हैं नेशन। जब कोई भी एक रीजन, ठीक है, जो कल्चर से, कस्टम से, कोई भी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है, तो उसको बोलते हैं हम नेशन। ठीक है, तो यहां पे जो मेजर रोल प्ले करता है वो कल्चर करता है, लैंग्वेज करता है, कॉमन हिस्ट्री रोल प्ले करती है यहां पे। ठीक है, या कॉमन हिस्ट्री या पास्ट, तो वो होता है हमारा नेशन। अब ये स्टेट क्या होता है बेटा? तो कोई एक ऐसा रीजन जहां पे गवर्नमेंट है,
जहां पे गवर्नमेंट रूल करती है। दूसरा कि एक ऐसा रीजन जहां पे आपको एक फिक्स्ड टेरिटरी देखने को मिलती है, मतलब कि यहां पे आपको एक फिक्स्ड लैंड बाउंड्री या टेरिटरी देखने को मिलती है। तीसरा यहां पे आपको मेजर चीज जो देखने को मिलती है कि यहां पे लोग बाग रहते हैं, ठीक है, मतलब पॉपुलेशन। अब कहोगे सर लोग बाग तो नेशन में भी रहते हैं, तो यस बेटा लोग बाग नेशन में भी रहते हैं, मगर नेशन के लोग बागों को गवर्न करने का कोई सिस्टम नहीं है, मगर स्टेट के लोग बागों को गवर्न करने का एक सिस्टम है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेट। अच्छा, नेशन के एग्जाम्पल बता दो क्या क्या होंगे बेटा। कोई भी रीजन जहां पे कॉमन कल्चर कस्टम प्रैक्टिस होती है वो हो जाता है नेशन, ठीक है। स्टेट का एग्जांपल क्या होगा बेटा? जहां पे गवर्नमेंट है वो हो गई स्टेट। तो नेशन के एग्जांपल में आप देख सकते हो बेटा, इंडिया, जब इंडिया ब्रिटिश पीरियड में था तो वो कॉमन कल्चर, लैंग्वेज और कॉमन हिस्ट्री को जीते थे, प्रैक्टिस करते थे और उसको याद करते थे, तो वो हो गया हमारा नेशन का एग्जांपल, इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। अच्छा, स्टेट का एग्जांपल क्या होगा? तो स्टेट के एग्जांपल बेटा बहुत सारे एग्जांपल है स्टेट के, जहां पे सरकार है, जहां पे एक पर्टिकुलर टेरिटरी है और जहां पे पॉपुलेशन रहती है जिसको कि सरकार गवर्न करती है, वो स्टेट है। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, सारी कंट्री आज स्टेट है, ठीक है। जैसे इंडिया हो गया एक स्टेट है ना। अब ये नेशन स्टेट क्या होता है बेटा? जब नेशन की सारी आइडेंटिटी लाइक कल्चर, लैंग्वेज, कॉमन हिस्ट्री भी इंजॉय की जा रही है लोगों के द्वारा और साथ में स्टेट के द्वारा गवर्न भी किया जा रहा है और पर्टिकुलर टेरिटरी भी है, तो उसको हम बोलते हैं नेशन स्टेट। मतलब कि इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा नेशन स्टेट। मतलब यहां पे आपको कल्चर भी देखने को मिलेगा, लैंग्वेज भी देखने को मिलेगी, उसके बाद में यहाँ पे हमें कॉमन पास्ट भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको गवर्नमेंट देखने को मिलेगी, यहाँ पे एक पर्टिकुलर फिक्स्ड टेरिटरी होगी, बाउंड्री होगी, ठीक है, और यहाँ पे पॉपुलेशन गवर्न होगी, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नेशन स्टेट का। अब समझ में आया बेटा आपको नेशन क्या है, स्टेट क्या है और नेशन स्टेट क्या है। अब सवाल यह आता है कि सर नेशन स्टेट और नेशन स्टेट तक ठीक था, ये आपने नया क्या लिया है, स्टेटलेस नेशन। ये कौन सी टर्मिनोलॉजी है? ये तो बहुत अलग सी लग रही है। तो बेटा स्टेटलेस नेशन का मतलब होता है कि यहां पे नेशन तो है, मतलब यहां पे कल्चर तो है, कस्टम तो है, यहां पे लैंग्वेज तो है, मगर स्टेट नहीं है, मतलब कि टेरिटरी फिक्स नहीं है। आप देखते होगे बेटा एक कुर्द कम्युनिटी है और कुर्द कम्युनिटी के लोग बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में रह रहे हैं, मगर कोई भी कंट्री अलग अलग जगह पे रह रहे हैं, तो मतलब उनमें कॉमन कल्चर, कॉमन प्रैक्टिस, कॉमन पास्ट तो है, मगर कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर कंट्री में नहीं रह रहे, तो उसको हम बोलते हैं स्टेटलेस नेशन, ठीक है बेटा। मतलब कुर्द कम्युनिटी बहुत अलग अलग जगह पे रह रही है, अलग अलग कंट्रीज पे रह रही है, तो अलग अलग कंट्रीज में रहने के कारण उनकी पर्टिकुलर कोई कंट्री नहीं है, इसलिए वो हो गए स्टेटलेस। क्या हो गया बेटा? वो स्टेटलेस, इसलिए उनको बोला गया है स्टेटलेस नेशन। तो बेटा ये चार कंसेप्ट हैं, नेशन स्टेट, नेशन स्टेट एंड स्टेटलेस नेशन। इसका एग्जांपल आप ऑब्वियसली दे सकते हैं कुर्द कम्युनिटी। इसके बारे में आप थोड़ा और सर्च करें गूगल पे कि कुर्द कम्युनिटी कहां पे रहती है, कहां रिसाइड करती है, फिर नेक्स्ट क्लास जब होगी तो हम इसका आपको मैप भी बताएंगे, ठीक है बेटा। इसका एग्जांपल अगेन नेशन स्टेट का, जितनी भी कंट्रीज आपको देखने को मिलती है आज जो सोवरेनिटी एंजॉय कर रही है, सब इसके एग्जांपल हो जाएंगे, ठीक है बेटा। उसमें हमारा इंडिया भी आ जाएगा, उसमें यूएसए भी आ जाएगा एंड सारी कंट्रीज इसमें हमें देखने को मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे वापस एनसीईआरटी पे। ये जो रेवोल्यूशन था इसने पूरा वास्ट चेंज लाया और जो मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर था यूरोप में, जहां राजा का शासन हुआ करता था, वहां से हटके यहां पे पूरे यूरोप में नेशन स्टेट बन गया। अगेन नेशन क्या है बेटा? एक कल्चरल आइडेंटिटी, और स्टेट क्या है बेटा? एक
ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंटल आइडेंटिटी, दोनों को मिला दो बन गया हमारा नेशन स्टेट। अर्नेस्ट रेनन ने इसको और आगे लेके गया है कि सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज, रेस, रिलीजन नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होती है नेशन स्टेट में, बट हम हमारा सिंपल रखेंगे, सिंपल समझेंगे और आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो फ्रेडरिक सोल्यू की इमेज को हमने लाइन बाय लाइन समझा, डिकोड किया। अब हम पढ़ेंगे हमारा फर्स्ट टॉपिक इसमें, आफ्टर इमेज, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। चलिए, तो यहां पे कहानी चालू होती है फ्रेंच रेवोल्यूशन से, और उसके बाद में आइडिया ऑफ नेशन को भी हमें पढ़ना है। तो बेटा ये पहला पैराग्राफ आपको बता रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, और उसके नीचे वाला पैराग्राफ आपको बताएगा आइडिया ऑफ नेशन के बारे में। चलिए बेटा, आप बताइए फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? तो यस, फ्रेंच रेवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है कि 14 जुलाई 1789 में लोग बाग, फ्रेंच के लोग बाग बेस्टाइल फोर्ट पे हमला कर देते हैं, और वहां से फ्रांस की क्रांति या फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यस, फ्रेंच रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन पहला क्लियर एक्सप्रेशन है राष्ट्रवाद का, नेशनलिज्म का, जब लोग बाग यूरोप में, फ्रांस में रोड पे आ गए, सड़कों पे आ गए और राजा के खिलाफ, लुई 16 के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ठीक है बेटा, सो ये पहला क्लियर एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलता है नेशनलिज्म का। अगर हम देखें बेटा 1789 के समय अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस एक फुल फ्लैश्ड, पूरे फ्रांस पे किसका कब्जा है बेटा? एक ये टेरिटोरियल स्टेट है, एक ये ऐसा स्टेट है जहां पे की एब्सोल्यूट मोनार्की, ये एक राजा शासन करता है। और आपको पता है बेटा 1789 के समय कौन सा राजा शासन करता था जो अपने फ्रांस में? लुई 16। ठीक है, बट वहां पे फ्रांस में 1789 में पॉलिटिकल चेंज हमें देखने को मिलता है और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हमें देखने को मिलता है, और इस पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज ने यहां पे फ्रेंच में जो पावर है, ठीक है, पावर को ट्रांसफर कर दिया मोनार्की से फ्रेंच सिटीजन को। ठीक है, सो 1789 में फ्रांस में पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज होता है। लुई 16 के लुई 16 राजा था, उसका शासन लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, बहुत सारे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कारण थे लुई 16 के को हटाने के। ठीक है, लोग बाग उसको हटा देते हैं और लोग बाग ही शासन करने लगते हैं। 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि ये रेवोल्यूशन किया गया थर्ड स्टेट के द्वारा, और यहां पे नेशनल असेंबली बनी। तो बेटा ये था हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन। चलिए बेटा, रेवोल्यूशन तो कर दिए, फ्रांस में हमने क्रांति तो ला दी लोग बागों ने, राजा को तो हटा दिए, मगर अब देश कैसे बनाएंगे? एक देश का आइडिया क्या होना चाहिए? ठीक है, तो ये सिर्फ फ्रांस की बात नहीं है, इवन आप खुद सोचो बेटा कि हम एक राजा के अंडर रहते हैं और राजा बहुत तानाशाह है, निरंकुश है, और हम उसको हटाना चाहते हैं, और एक समय बाद हम उसको हटा देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अब हम देश में शासन कैसे करेंगे? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन यहां पे हमने समझा, अब हम समझेंगे आइडिया ऑफ नेशन। एक देश कैसा होता है, एक कंट्री का आइडिया कैसे लगता है। चलिए बेटा, अभी आप भूल जाओ कि हम नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ रहे हैं, मैं आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूं कि आप खुद का अपना एक देश बनाओ। ठीक है, और आप मुझे बताओ कि आप देश बनाओगे तो उसमें सबसे क्या जरूरी एलिमेंट्स हैं जो कि होना चाहिए देश बनाने के लिए। तो सबसे पहला जरूरी एलिमेंट्स जो होना चाहिए एक देश बनाने के लिए, एक कंट्री बनाने के लिए, वो होता है बेटा एक कंट्री बनाने के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास, या जब हम कंट्री बना रहे हैं, उसकी एक फिक्स्ड पॉलिटिकल बाउंड्री हो, उसकी एक पॉलिटिकल बाउंड्री हो फिक्स्ड। अगर पॉलिटिकल बाउंड्री फिक्स नहीं होगी, हमें यही नहीं पता कि हमारा देश कहां तक है, कितना बड़ा हमारा देश है, या कौन कौन सा एरिया आता है, तो अगेन कंफ्लिक्ट का कारण बनेगा। ठीक है, 1526 में 1526 में बाबर भारत आता है, और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में जीतने के बाद में वो दिल्ली से आगरा अपने आप को शिफ्ट कर लेते हैं, और किसी भी प्रकार की डिमार्केशन नहीं किया।
द रीजन उसके बाद क्या होता है बेटा कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद में उनको खानवा का बैटल, चंदेरी का बैटल और बहुत सारे बैटल लड़ना पड़ता है। एंड फाइनली 1530 में मात्र 4 साल के बाद उनका, ठीक है, पूरा की पूरी जो जितना भी एम्पायर उन्होंने बनाया था भारत में, उसमें हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं और बहुत सारे लोग बाग, नए नए रूलर आ जाते हैं इस चेंज में शामिल होने के लिए। तो पहली रिक्वायरमेंट अगर हमें देश बनाना है तो फिक्स्ड पॉलिटिकल बाउंड्री चाहिए। अच्छा, इसके बाद और क्या चाहिए हमें बनाने के लिए? तो चलो बेटा, फिक्स्ड पॉलिटिकल बाउंड्री तो हो गई, एक हमारा ये देश बन गया, ठीक है, समझ लो हमारा ये देश, ये ठीक है, इसी शेप में हमारा देश है, फिक्स्ड पॉलिटिकल बाउंड्री हो गई, ठीक है। इसके अलावा क्या चाहिए बेटा हमें? इसके अलावा जो इसके बाद जो रिक्वायरमेंट है वो है कि इस देश को कुछ नाम दे दें, इस देश को किसी नाम से हम संबोधित करें, ठीक है, इसको हम किसी नाम से जोड़ दें। और किसी को अगर हम नाम से जोड़ देते हैं तो उसकी और ज्यादा वैल्यू, इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। मगर सवाल यह है कि कौन से नाम से जोड़ें, क्या नाम दें हमारे देश को, ठीक है, इस देश को हम क्या नाम दें? तो बेटा 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन के नाम से किसी भी देश को जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो या तो हम देश को बोल दें ब्रदरलैंड, या बोल दें सिस्टरलैंड, या हम बोल दें मदरलैंड, या फिर फादरलैंड। तो बेटा फ्रांस ने अपनी कंट्री को माना कि हम इसको फादरलैंड से संबोधित करेंगे, ठीक है, फादरलैंड से संबोधित करेंगे, तो इन्होंने इसको नाम दिया, तो इन्होंने इसको नाम दिया फादरलैंड। अब फ्रांस में इसको बोलते हैं ला पात्रे। क्या बोलते हैं बेटा? ला पात्रे। मतलब कोई भी एक रिलेशन से जोड़ दें, तो फ्रांस ने किससे जोड़ा बेटा इसको? फादरलैंड से। उसके बाद दूसरा क्या कर सकते हैं हम? तो बेटा हर एक कंट्री अलग अलग रिलेशन से जोड़ती है। जैसे कि हम हमारे भारत को भारत माता बोलते हैं, हमने हमारे कंट्री को मदरलैंड माना है, फ्रांस ने फादरलैंड माना है, ठीक है। हर एक कंट्री अपने अपने हिसाब से अपने देश को एक नाम देती है, ठीक है। फ्रांस ने ला पात्र या फादरलैंड बोला है। चलिए बेटा, देश की बाउंड्री बन गई, इसको नाम दे दिए। अब सबसे जरूरी रिक्वायरमेंट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट वो है कि यहां पे जो लोग बाग रह रहे हैं बेटा, यहां पे जो आपको लोग बाग देखने को मिलेंगे, ये जो लोग बाग है बेटा यहां पर, ठीक है, इनको, ये जो लोग बाग है बेटा, ये अभी फ्रांस में रह रहे हैं और ये कनेक्टेड फील नहीं कर रहे। ये देश में रह रहे, इस देश में और इस देश में कनेक्टेड फील नहीं कर रहे, क्योंकि इनकी कुछ नागरिकता ही नहीं थी, इनको कोई मतलब कोई भी एक टैग नहीं दिया गया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी चीज जो होती है बेटा कि जो भी उस एरिया में रह रहे हैं, हम उसको उसकी नागरिकता, सिटीजनशिप दे दें। तो सेकंड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज सिटीजनशिप। अब बेटा ये देखो बेटा, ये जो 2 लोग बाग आपको यहां पे देखने को मिलेंगे, जब ये सिटीजन बन गए तो ये बहुत खुश है कि यस, ये मेरा देश है। आज हम बोलते हैं कि वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक हैं। फ्रांस वाले अपने देश के नागरिक बोलते हैं और वो प्राउड फील करते हैं। सोचो जो पर्सन फ्रांस में रह रहा है और उसको सिटीजनशिप भी नहीं है, उसको कैसा फील होता होगा बेटा। तो यस, सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा क्राइटेरिया है कि सिटीजनशिप दे दी जाए। अच्छा, इसके अलावा क्या कर सकते हैं? तो इसके अलावा तीसरा हम कर सकते हैं कि ये देश की बाउंड्री भी बन गई, इसको एक रिलेशन से जोड़ दिया, इसको सिटीजनशिप भी दे दी यहाँ के लोग बागों को। अब इस देश के लिए हम तैयार कर सकते हैं इसका खुद का एक फ्लैग, इसका खुद का एक हम फ्लैग तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब ये झंडा या फ्लैग का क्या इंपॉर्टेंस होता है बेटा? तो इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी देश को उसके फ्लैग से ही जाना जाता है, ठीक है बेटा। हाल ही में आपको पता है कि रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, और इस वॉर में आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारे इंडियन और पाकिस्तानी स्टूडेंट यूक्रेन पढ़ने के लिए जाते हैं। हायर स्टडी के लिए बहुत सारे बच्चे यूक्रेन को प्रेफर करते हैं
जो यूरोपियन कंट्री से उसको प्रेफर करते हैं हायर स्टडी के लिए। तो हमारे बहुत सारे बच्चे इंडिया और पाकिस्तान के यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे और उनको ये न्यूज मिलती है कि रसिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया। अब सारे बच्चे जो पढ़ रहे थे यूक्रेन में, अब वो अपने देश वापस जाना चाहते थे। तो अपने देश वापस जाने के लिए उनको बेटा एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, और एयरपोर्ट तक जाने के लिए उनको कुछ ना कुछ तो कैरी करना पड़ेगा, ये बताने के लिए कि हम यूक्रेनियन स्टूडेंट नहीं, हम इंडियन स्टूडेंट हैं या हम दूसरी कंट्री के स्टूडेंट हैं। पासपोर्ट वगैरह कैरी करने के लिए बेटा सिंपल सी चीज है कि इतनी, अब देखो बेटा रशियन आर्मी अटैक कर रही है यूक्रेन पे, तो रशिया तो बेटा सब पे अटैक कर रही है, यूक्रेन पे जो भी सिटीजन दिख रहा है उस पे भी। तो दूर से पासपोर्ट थोड़ी दिखेगा, दूर से कोई कार्ड थोड़ी दिखेगा, तो यहां पे काम आता है फ्लैग। तो बेटा इंडियन सोल्जर्स, जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, इंडियन स्टूडेंट्स अपना भारत का झंडा लेके एयरपोर्ट की तरफ निकले, और जब रशिया ने देखा कि ये तो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, तो रशिया ने उनको जाने दिया। सेम पाकिस्तान ने भी अप्लाई कर दिया कि यार ये जो फ्लैग वाला सिस्टम है ये सही है, फ्लैग लेके निकलते हैं, रशिया छोड़ देगा। ठीक है, पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी सेम चीज अप्लाई करी और रसिया ने अटैक करना चालू कर दिया। तो फाइनली वो इंडिया के फ्लैग में मार्च करते हुए एयरपोर्ट गए, वहां से उनको अपनी अपनी कंट्री द्वारा इवैक्यूएट करा लिया गया। तो फ्लैग का इंपॉर्टेंस ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे ये हमारी आइडेंटिटी बनता है, ये हमारी पहचान बनता है। ठीक है, आप कोई एक फॉरेन लैंड पे गए हो और वहां पे आपको नहीं जाना जाएगा, बट अगर आप फ्लैग होस्ट करते हो, फ्लैग लहराते हो, तो पता लगता है कि नहीं ये इस कंट्री का है या उस कंट्री का है। तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है फ्लैग, और इसके अलावा बहुत सारी जो चीजें हैं जो आपको एनसीईआरटी में लिखी है उसको हम देख लेते हैं। तो पहली चीज है बेटा पॉलिटिकल बाउंड्री हो, दूसरा किसी रिलेशन से जोड़ दें, सिटीजनशिप, उसके बाद फ्लैग, और जो भी सारी चीजें हैं अब हम यहां पे देख लेते हैं। ठीक है बेटा, सो फर्स्ट थिंग लापात्रे और फादरलैंड, किसी रिलेशन से जोड़ना। सेकेंड इज सिटीजनशिप या लिसिटोयन, दूसरी चीज। तीसरा है बेटा फ्रेंच फ्लैग। ठीक है, ये एक फ्लैग हो, जो फ्रेंच फ्लैग था वो ट्राई कलर का था। तो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज हमें ये देखने को मिलता, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। उसके अलावा हमें देखने को मिलता है बेटा कि किसी भी देश में एक असेंबली होना चाहिए, और इस असेंबली को बोलते थे बेटा ये लोग स्टेट जनरल। ठीक है, 1789 तक इसको क्या बोला जाता था बेटा, स्टेट जनरल। तो स्टेट जनरल, ठीक है, असेंबली थी, और बाद में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया बेटा नेशनल असेंबली। क्या नाम कर दिया गया बेटा इसका, नेशनल असेंबली। तो बेटा ये जो नेशनल असेंबली होना चाहिए कंट्री की, तो यस यहां पे लिख दिया हमने कि नेशनल असेंबली होना चाहिए। बट जो फ्रांस की नेशनल असेंबली थी बेटा, जो फ्रांस की स्टेट जनरल या नेशनल असेंबली थी, उसमें जो लोग बाग जाते थे वो जाते थे एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा। अब ये एक्टिव सिटीजन्स क्या होते हैं बेटा, तो फ्रांस में उस समय था कि हर वो मैन, ठीक है, विमेन्स को वोटिंग में काउंट नहीं किया गया था, हर वो मैन जो कि एक अच्छा अमाउंट कमाता है, पर्टिकुलर टैक्स दे सकता है, वेजेस दे सकता है, ठीक है, और 25 ईयर्स ऑफ एज से अबव है, उसको इन्होंने एक्टिव सिटीजन्स माना था। बाद में रिवोल्यूशन हुआ, फिर विमेन्स को भी राइट मिलते हैं, बट फिलहाल की कंडीशन में एक्टिव सिटीजन्स यही थे। तो फर्स्ट इज लापात्रे, सेकंड लिसिटोयन, थर्ड इज फ्रेंच फ्लैग, फोर्थ इज नेशनल असेंबली। इसके बाद क्या कर सकते हैं बेटा, तो न्यू हिम्स वर कंपोज, नए नए भजन और गाने लिखे गए देश के लिए। और जब नए नए भजन और गाने लिखे जाते हैं बेटा देश के लिए, तो फिर हम उसी को गाते हैं और प्राउड फील करते हैं। भारत के केस में जब हम वंदे मातरम गाते हैं तो हमें वो एक कनेक्शन, एक प्राउड फील होता है। ऐसे ही फ्रांस के लिए भी एक नेशनल हिम्स या नेशनल भजन या गाने, ठीक है, या नेशनल सॉन्ग्स लिखे गए। ठीक है, इसके अलावा शपथ ली गई बेटा, और जो मार्टियर्स थे, ठीक है, उनको कमेमोरेट किया गया, उनको याद किया गया, उनको सम्मान दिया गया। ठीक है, इस तरीके से आइडिया ऑफ नेशन को आगे बढ़ाते गए। तो फिफ्थ हो गया हमारा हिम्स रहेंगी, ठीक है, भजन रहेंगे। सिक्स्थ हो गया ओथ्स ले सकते हैं, और जो मार्टियर्स हैं उनको याद किया जाएगा, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है उनको याद किया जाएगा, उनकी रिस्पेक्ट की जाएगी। इसके अलावा क्या होता है बेटा देश बनाने के लिए, इसके अलावा हमें देश बनाने के लिए क्या चाहिए बेटा, कि अब जो देश बना है उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जो प्रशासनिक काम है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, वो सेंट्रलाइज्ड हो। कैसा हो बेटा, सेंट्रलाइज्ड, मतलब कि पावर पूरा सेंटर के पास हो।
अगेन बेटा यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर सेंटर के पास में पूरा पावर है, अगर सेंटर ही खराब निकल गया तो पूरे देश को नुकसान होगा। बट ये इवॉल्विंग फेस में, इसलिए उन्होंने उसको सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लिया। धीरे धीरे सुधार होता है बेटा, ठीक है। 8th हो गया सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इसके बाद यूनिफॉर्म लॉज होना चाहिए फॉर ऑल सिटीजन्स, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, ठीक है। अमीर हो गरीब हो कोई भी कैसा भी हो, सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म लॉस एंड लाया गया सारे सिटीजन्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे रिफॉर्म किए गए। एक देश बनाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए बेटा, मैंने आपको बताया। तो इसके अलावा क्या किया गया बेटा कि जो यूनिफॉर्म सिस्टम्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स लाए गए। जो वेट्स एंड मेजर्स हैं, ठीक है, मतलब जो तोलने की इकाइयां हैं वो हर जगह अलग अलग थी। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे जर्मनी में इतनी सारी अलग अलग वेट्स एंड मेजर्स की इकाइयां थी कि सारे के सारे जर्मनी कंट्री को प्रॉब्लम होती थी। तो बेटा ये हम यूरोप पढ़ रहे हैं। यूरोप में फ्रांस ने जब यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर लाया तो उसको देखते देखते फ्रांस के सभी लोगों ने इसको अप्लाई करना चालू किया। तो यस, वेट एंड मेजर्स आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक जैसा वेट होना चाहिए। अगर 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, अगर एक रीजन में है तो 1000 ग्राम दूसरे में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरी जगह 1 kg इज इक्वल टू 950 ग्राम, अरे 50 ग्राम का नुकसान हो जाएगा ना बेटा। इसलिए वेट्स एंड मेजर्स बराबर होना चाहिए। जो कस्टम ड्यूटीज हैं बेटा, जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज है उसको खत्म कर दो। अब ये कस्टम ड्यूटी क्या होती है बेटा, मान लेते हैं कि हम इस रीजन में रहते हैं और कोई एक प्रोडक्ट यहां से आ रहा है। तो जब ये एक प्रोडक्ट यहां से यहां पे आएगा, ठीक है, तो इसको जब ये, क्योंकि ये बाहर से यहां पे आ रहा है तो इस पर टैक्स लगाया जाएगा। इसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है बेटा कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आए प्रोडक्ट तो कस्टम ड्यूटी लगा दो, समझ में आता है। मगर एक ही कंट्री में अलग अलग सिटी से प्रोडक्ट आ रहा है, अगर उसमें भी अगर आपने कस्टम ड्यूटी लगा दिया तो वो प्रोडक्ट कितना ज्यादा महंगा हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसलिए कस्टम ड्यूटी जो इंटरनल लेवल पे थी, इसलिए एक्सटर्नल नहीं बोला, इंटरनल बोला, इंटरनल लेवल की कस्टम ड्यूटी को खत्म कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्या किया गया बेटा, जो डायलेक्ट्स है, जो रीजनल डायलेक्ट हैं, जो लोकल, जो क्षेत्रीय बोलियां हैं, ठीक है, जो क्षेत्र, जो पर्टिकुलर रीजन में बोलियां बोली जाती हैं, तो जो क्षेत्रीय बोलियां हैं, रीजनल डायलेक्ट्स हैं, उनको डिस्करेज किया गया और लैंग्वेज को प्रेफर किया गया। एक होती है बोली, एक होती है भाषा। बोली छोटे से एरिया में बोली जाती है, ठीक है, जैसे बुंदेलखंडी, बघेली, निमाड़ी, मालवी, ठीक है, ऐसे ब्रज भाषा। सो ब्रज तो भाषा हो गई है, बट बोली क्या होती है बेटा, छोटे से एरिया में बोले जाने वाली जो डायलेक्ट होता है उसको हम बोली बोलते हैं। बट जब पूरा देश उसको बोलने लगे, पूरा देश उसमें, ठीक है, बात करने लगे, उसका एक स्टैंडर्ड, ठीक है, जो व्याकरण होता है, स्टैंडर्ड उच्चारण हो, उसमें पूरा लिटरेचर लिखा जाने लगा, तो वो होता है अपना भाषा। तो बोली छोटे से एरिया में बोली जाती है, और जब बोली में उसका स्टैंडर्डाइज हो जाता है, ठीक है, उसको सारे लोग बोलने लगते हैं, उसमें लिटरेचर लिखे जाने लगते हैं, उसका पर्टिकुलर व्याकरण या ग्रामर होता है, तो वो हो जाती है भाषा। तो भाषा बड़ी होती है, और फ्रांस ने यही सोचा कि छोटी छोटी रीजनल डायलेक्ट्स को सपोर्ट करने से बेहतर है कि एक जो बड़े स्तर पे फ्रांस पे बोली जाती है उसका एक स्टैंडर्ड ग्रामर है, लिटरेचर है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में उसका पूरा हमें देखने को मिलता है, उसको मान्यता दी जाए। तो फ्रांस ने रीजनल डायलेक्ट्स को, ठीक है, डिस्करेज किया, और फ्रांस जो कि वहां की लैंग्वेज थी उसको इनकरेज किया, और हर जगह फ्रांस बोली जाने लगी, ठीक है बेटा। इस तरीके से ये 12 पॉइंट जो आपको देखने को मिलते हैं, इससे एक आइडिया ऑफ नेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है बेटा। सो दीज आर दी 12 पॉइंट्स जिस तरीके से एक देश बन सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बेटा फ्रांस में 1789 में लुई 16 को ये लोग हटा देते हैं और नेशनल असेंबली बन जाती है। और ये जो हटाते हैं, जो रेवोल्यूशनरीज हैं, अब ये लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे। फ्रांस में क्रांति कर दी है, अब पूरे यूरोप में क्रांति करेंगे, और ये रुकने का नाम नहीं ले रहे, और ये आगे बढ़ गए। तो जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने डिक्लेयर किया कि हमारा जो मिशन है वो है कि सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच नेशन को लिबरेट नहीं करना, हम पूरे यूरोप को लिबरेट करेंगे इस डेस्पोटिज्म से, इस तानाशाही से, इस जो राजा के निरंकुश शासन है उससे हम पूरे यूरोप को लिबरेट करेंगे। देखो बेटा, फ्रेंच रेवोल्यूशन या फ्रांस
किस तरीके से पूरे यूरोप पे फर्क डालता है आगे चल के हम देखेंगे। ड्यूक मेटरनिक नाम के जो चांसलर थे ऑस्ट्रिया के, उन्होंने ये बात बोली थी फ्रांस के लिए कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरा यूरोप को सर्दी हो जाती है। और देखो बेटा, फ्रांस ने छींका या फ्रांस में क्रांति हुई, अब पूरे यूरोप में क्रांति की बात होगी। ठीक है, सो यस, अब रेवोल्यूशनरी जो फ्रेंच के थे उन्होंने बोला नहीं, सिर्फ फ्रांस को लिबरेट नहीं करेंगे, अब तो पूरा यूरोप को लिबरेट करके रहेंगे। और यहां से चालू हो जाती है हमारी क्रांति। ठीक है, अब जब ये न्यूज फैल गई कि फ्रांस जो है लुई 16 को से आगे निकल चुका है, नेशनल असेंबली बना ली है, अब फ्रांस पूरे यूरोप की बात करता है कि पूरे यूरोप को लिबरेट करेंगे। जब ये न्यूज फैलती है, जब ये न्यूज का पता लगता है, तो जो एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग बाग हैं वो क्लब्स बनाने लगते हैं। क्या बनाने लगते हैं बेटा? एक लोकल क्लब बनाने लगते हैं। तो बेटा उस समय फ्रांस में बहुत सारे क्लब चलते थे, जैसे कि विमेंस क्लब चलता था और भी क्लब चलते थे। तो उसमें से सबसे फेमस जो क्लब था वो था हमारा जैकोबिन क्लब्स। तो यस, मिडिल क्लास लोग बाग क्या बनाने लगते हैं बेटा? यूरोप में क्लब्स बनाने लगते हैं। और सबसे फेमस क्लब जो बना वो था जैकोबिन क्लब। अब ये बेटा जैकोबिन क्लब क्या है? तो बेटा ये उन लोगों का क्लब है, ये उन लोगों का ग्रुप है जो कि या तो कुछ शॉपकीपर है या शू मेकर है या पेस्ट्री मेकर है, कुल मिला के अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने लोग बाग को का ये क्लब है जिसको बोला गया जैकोबिन क्लब। ठीक है, सो छोटे मोटे लोग बाग, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने लोग बाग जो हर शाम को, ठीक है, चाहे वो शू मेकर हो या पेस्ट्री मेकर हो, ठीक है, या कारपेंटर हो, ठीक है, हर शाम को इकट्ठा होते हैं और चर्चा करते हैं कि हमारे देश में क्या क्या क्रांति हो सकती है, उसको बोला गया जैकोबिन क्लब। बहुत ही फेमस क्लब था ये यूरोप में। और इस क्लब के सबसे ज्यादा मेंबर्स हमें देखने को मिलेंगे, एक्टिव मेंबर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने क्रांति करी। तो जैकोबिन क्लब्स बनने लगे हर जगह। और ये जो जैकोबिन क्लब्स एक्टिविटीज कर रहा है, लोगों को अवेयर कर रहा है, तो इनकी एक्टिविटीज और इनके कैंपेन ने फ्रेंच आर्मी के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर दिया, एक ब्रिज बना दी। क्योंकि पूरे के पूरे यूरोप में क्रांति की बात हो रही है और जैकोबिन क्लब पूरे हर जगह क्रांति की बात कर रहा है, तो इसने फ्रांस की आर्मी का काम आसान कर दिया। और अब इस एक्टिविटी और कैंपेन जो कि जैकोबिन क्लब्स के द्वारा चलाई गई थी, उससे फ्रेंच आर्मी, ठीक है, अब हॉलैंड में मूव करी, बेल्जियम में गई, स्विट्जरलैंड में गई, इटली तक में गई और हर जगह रेवोल्यूशनरी वॉर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, और फ्रेंच आर्मीज ने हर जगह पे नेशनलिज्म की फीलिंग जागृत कर दी। पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म की बात हो रही है। नेशनलिज्म क्या होता है बेटा? जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि एक फीलिंग है देश के लिए, और ये फीलिंग पूरे यूरोप में होने लगी। इसलिए क्यों हम यूरोप को नहीं पढ़ें, नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर क्यों नहीं पढ़ा जाए? इसलिए पढ़ा जाए बेटा क्योंकि यहां पे हर एक जगह यूरोप का इंपैक्ट हमें बाहर की दुनिया में देखने को मिल रहा है। चलिए वापस आते हैं हमारी एनसीईआरटी पे। ये बेटा आपको इमेज देखने को मिलेगी, ये 1815 की इमेज है यूरोप की। अब बेटा 1815 की यूरोप की इमेज में आपको देखने को मिलेगा कि यहां पे ये ऑस्ट्रिया एम्पायर है, जहां पे कि बहुत सारी कंट्री है। ये ओटोमन एम्पायर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इतना बड़ा हमें ओटोमन एम्पायर देखने को मिलता है। और आज की अगर हम यूरोप की मैप की बात करें तो यूरोप का मैप तो ऐसा नहीं है बेटा। तो यहां पे इन्होंने 1815 में यूरोप का मैप बताया है कि 1815 में यूरोप में कोई भी एज सच नेशन तो हुआ करता था, बट नेशन स्टेट नहीं हुआ करता था, जो कि बाद में धीरे धीरे बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब यहां पे बेटा सीधे आ जाते हैं, जो ऊपर जो हमने पढ़ा उसके बाद सीधे यहां पे आते हैं और यहां पे बताया गया है आपको किसके बारे में बेटा? नेपोलियन के बारे में। किसके बारे में? नेपोलियन के बारे में। अब यहां पे सीधा नेपोलियन क्या करता है, कैसा करता है, वो सारी कहानी चल जाती है। मगर सवाल ये है कि सर ये नेपोलियन डायरेक्ट कैसे इन्होंने बता दिया? यहां पे तो कुछ बताया नहीं कि नेपोलियन कौन था, कैसा था। तो बेटा ये आपको 9th क्लास में कवर किया गया था कि नेपोलियन कौन था, कैसे उसने रूल किया। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, बट इसीलिए यहाँ पे उसको ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं किया है। बट मैं आपको बता दूं नेपोलियन के बारे में
कि बेटा नेपोलियन 1869 में इनका जन्म होता है, उसके बाद में ये 1869 के से लेके, सॉरी बेटा एक मिनट, यस, सो 1769 में नेपोलियन का जन्म होता है और 1881 तक नेपोलियन हमें देखने को मिलता है कि वो अपने इसका लाइफ स्पैन है, ठीक है। सो नेपोलियन की अगर हम बात करें तो 1799 में नेपोलियन जो फ्रांस कंट्री है उसका हमें डिक्टेटर बन जाता है, ठीक है। ये एज ए डिक्टेटर फ्रांस को रूल करने लगता है, वापस से ये एक प्रकार से मोनार्की ले आता है, ठीक है। तो 1799 में ये फ्रांस का हमें रूलर देखने को मिल जाता है। लोग बागों को पसंद आया नेपोलियन, इसलिए लोग बागों ने नेपोलियन को एक्सेप्ट किया। देखो बेटा, फ्रांस में पहले लुई 16 था, वो गया, नेशनल असेंबली आई और नेशनल असेंबली में रोबस्पायर ने रूल किया, जहां पे एक डर का माहौल बना दिया, रेन ऑफ टेरर बना दिया। उसके बाद में 5 लोगों ने शासन किया फ्रांस में, जिसको बोला गया डायरेक्टरी रूल, मगर लोगों को पसंद नहीं आया और उन्होंने नेपोलियन को एक्सेप्ट किया कि ये कुछ नया चेंज लाएगा, ठीक है। तो नेपोलियन 1799 में फ्रांस का मोनार्क या डिक्टेटर बन जाता है और ये 1804 में एक रिफॉर्म लाता है, ठीक है, एक कोड लाता है जिसको बोला गया है नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड ऑफ 1804। तो बेटा नेपोलियन कौन है? 1769 से लेके 1881 तक नेपोलियन, ठीक है, इसका लाइफ स्पैन है, जिसमें कि ये पहले एक मिलिट्री कमांडर हुआ करता था नेपोलियन और बाद में ये फ्रेंच एम्परर बन जाता है, ठीक है। तो अर्लियर मिलिट्री कमांडर और उसके बाद में क्या बन जाता है बेटा, ये फिर बाद में बेटा ये बनता है हमारा एम्परर। यहां पे हम देखेंगे बेटा, जब हम नेपोलियन को डिटेल में देखेंगे कि 1815 में यहां पे एक वॉर होता है जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ वाटरलू, जिसमें कि नेपोलियन हार जाता है, ठीक है। वो हम अभी थोड़े से समय बाद हम उसको देखेंगे। तो बेटा नेपोलियन की यहां पे बात हो रही है कि यहां पे जो नेपोलियन है, ठीक है, एक रिफॉर्म लेके आता है जिसको बोला गया है सिविल कोड ऑफ 1804, ठीक है। सो 1799 में यह फ्रांस का मोनार्क बन जाता है बेटा, एम्परर बन जाता है और 1804 में एक ये रिफॉर्म लेके आता है जिसको बोला गया है सिविल कोड ऑफ 1804। अब ये रिफॉर्म क्या था बेटा? तो रिफॉर्म में कुछ पॉजिटिव बातें थी और कुछ नेगेटिव बातें, ठीक है, ठीक है, कुछ अच्छी बातें कुछ बुरी बातें। चलिए देख लेते हैं क्या क्या पॉजिटिव बात नेपोलियन ने करी और क्या क्या नेगेटिव बात करी। तो सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको कि नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है, इसने कुछ रिफॉर्म किए जो कि हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहली चीज जो कि नेपोलियन करता है, तो सबसे पहली चीज हमें देखने को मिलती है कि नेपोलियन जो अपने सिविल कोड ऑफ 1804 में लाता है कि सारे प्रिविलेजेस जो है बेटा, जो कि बर्थ के बेस्ड पे है, उनको खत्म कर देता है। मतलब एबॉलिश्ड ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, मतलब कि अब कोई भी राजा के घर पैदा होगा उसको भी कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा। और जैसे ही पहला काम नेपोलियन करता है, पूरे के पूरे रीजन में खुशी का माहौल हो जाता है कि यस, इसने ये बहुत ही जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट काम किया कि बेस्ड ऑन बर्थ प्रिविलेज खत्म कर दिया। पहली चीज जो नेपोलियन करता है अपने सिविल कोड में। दूसरा बेटा, ये इक्वालिटी बिफोर लॉ को स्टैब्लिश करता है। ये इक्वालिटी बिफोर लॉ को स्टैब्लिश करता है, मतलब कि कानून की नजर में सब बराबर हैं, बड़ा हो छोटा हो, अमीर हो गरीब हो, कानून की नजर में सब बराबर कर दिए नेपोलियन भाई साहब ने। लोग वहां खुश हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसने ये बहुत अच्छा काम किया। दूसरा, तीसरा, राइट टू प्रॉपर्टी सिक्योर कर दिया। जो आपकी प्रॉपर्टी है वो आप ही की रहेगी, उस पर कोई भी दूसरा नहीं आएगा, कब्जा नहीं करेगा, गवर्नमेंट उसको नहीं छीनेगी। तो तीसरा काम करता है नेपोलियन, राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर करने का काम, ठीक है। अब बेटा आप बताओ, इतने अच्छे काम नेपोलियन कर रहा है, लोग बाग इससे क्यों नहीं जुड़ेंगे? लोग बाग क्यों नहीं जुड़ेंगे नेपोलियन से?
लोग बाग बहुत ज्यादा जुड़ने लगे बेटा नेपोलियन से, जैसे जैसे वो रिफॉर्म करते गया। इसके अलावा क्या करता है बेटा वो रिफॉर्म? इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि जो फ्रेंच की कंट्रोल वाले जो एरिया थे, जैसे कि डच रिपब्लिक हो गया, ये स्विट्जरलैंड हो गया, ये जो इटली और जर्मनी हो गया, यहाँ पे नेपोलियन कुछ काम और करता, जैसे कि वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं, मतलब कि जो 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 एडमिनिस्ट्रेशन में जो काम होते हैं उसको ये सिंपल करता है, सिंप्लीफाई करता है। आज हम ऑफिस जाते हैं, 10 जगह चक्कर लगाते हैं और काम नहीं होता है, कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो उस समय जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी, प्रशासन में बहुत सारी कमियां थी, उसको वो दूर करता है और सिंपल कर देता है। ठीक है, तो ये भी इसने बहुत अच्छा काम किया बेटा, चौथा काम ये करता है ये। उसके अलावा क्या करता है बेटा ये, जो भी फ्यूडल सिस्टम था, ठीक है, उसको खत्म कर देता है। अब ये फ्यूडल सिस्टम क्या होता है बेटा? फ्यूडल को बेटा हम बोलते हैं सामंतवाद या जागीरदारी सिस्टम, मतलब कि एक बहुत बड़ा जमींदार होगा, उसी के पास सारी पावर होगी और वो सारे किसानों को परेशान भी करता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सामंतवाद या फ्यूडल सिस्टम। मतलब कि कोई राजा है, राजा एक पर्सन अपॉइंट करेगा, ठीक है, और वो जो पर्सन है वो पूरे के पूरे गांव या बड़े से एरिया को, ठीक है, उसकी निगरानी करेगा। तो इसको हम बोलते हैं फ्यूडल सिस्टम, इसको हम बोलते हैं फ्यूडल लॉर्ड या फिर सामंतवाद या जागीरदारी प्रथा। ये एक गलत प्रथा थी, गलत सिस्टम था, और ये हर एक कंट्री में देखने को मिली, इवन हमारे इंडिया में भी हमें ये देखने को मिली सिस्टम। ठीक है, तो ये फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया जाता है नेपोलियन के द्वारा। इसके अलावा जो पीजेंट्स थे, किसान थे, उनको जो सर्फडम होता है और मेनोरियल ड्यू उससे हटा दिया जाता है, फ्री कर दिया जाता है। अब ये बेटा सर्फडम क्या होता है? तो सर्फडम का मतलब होता है बेटा कि जो स्लेव्स होते हैं, ये जो दास प्रथा है उसको हम बोलते हैं सर्फडम, है ना। जो दासत्व होता है, जो दास प्रथा है, जो स्लेव्स होते हैं उसको कहा जाता है सर्फडम। ठीक है, तो बेटा किसान पहले सर्फ हुआ करता था, दास हुआ करता था। एक किसान मजबूर हो सकता है, ठीक है, मजदूर हो सकता है, मगर गुलाम नहीं हो सकता। अरे पैसे की कमी है ना, किसान, ठीक है, मजदूरी कर लेगा किसान अपने खेत में, या खेत किराए से ले लेगा, ठीक है, मजदूरी और मजबूरी समझ में आती है, मगर गुलाम बनना, दास बनना, ये कौन सी प्रथा है? तो नेपोलियन ने किसानों को दासता से, स्लेवरी से, सर्फडम से मुक्त कर दिया, फ्री कर दिया। अब किसानों के तो मजे ही मजे। अरे क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे वो नेपोलियन को? हर एक किसान सपोर्ट करने लगा किसको? नेपोलियन को। तो सर्फडम से हटाता है, ठीक है, नेपोलियन। उसके बाद ये जो मेनोरियल ड्यूज थे, अब ये मेनोरियल ड्यूज क्या होते हैं बेटा? कि जो आपका जो, जैसे कि मान लेते ये एक लैंड एरिया है, ठीक है, अब ये लैंड एरिया एक जमींदार ओन करता है, ठीक है, ये एक जमींदार है, वो उसको ओन करता है इस लैंड एरिया को, ठीक है। सो इस इतने बड़े एरिया को एक जमींदार ओन करता है, मगर आपके पास में कोई भी जमीन नहीं है और आपको खेती करना है, तो आप इसके खेत में यहां पे कहीं पे काम करेंगे, ठीक है, ये आप यहां पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको इसको टैक्स देना है, इसको आपको सारी सपोर्ट देना है, इसको सारी की सारी जो भी चीज वो मांगता है आपसे आपको देना पड़ेगा, ठीक है, चाहे वो ग्रेन्स मांगे, ठीक है, या फिर वो पैसा मांगे। तो ये था बेटा मेनोरियल ड्यूज, ठीक है, मतलब एक प्रकार का ओ जिसको बोलते हैं, एक प्रकार का जो आप जो जमींदार है उसको दिया जाता था, एक प्रकार का टैक्स बोल दो या ड्यूटी बोल दो या एक प्रकार की सर्विस बोल दो, जो कि एक छोटा किसान जो उसके खेत में, ठीक है, किराए से खेत लिया, उसके खेत में काम कर रहा है, उसको अपने जमींदार को देना पड़ेगा। तो ये सिस्टम भी खत्म कर दिया गया, किसके द्वारा? नेपोलियन के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा क्या किया कि सर आप तो बता रहे कि यस नेपोलियन ने बहुत अच्छे काम किया, किसानों के लिए तो बहुत ही जबरदस्त काम किया, सर व्हाट अबाउट मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, व्यापारी, क्या इनके लिए कुछ किया? तो यस, इनके लिए भी करता है नेपोलियन आगे चल के। और हमें देखने को मिलता है कि यहां पे जो व्यापारियों का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं गिल्ड, ठीक है, जो मर्चेंट्स का ग्रुप होता है उसको बोला जाता है गिल्ड्स। तो जो गिल्ड्स पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे उसको भी रिमूव कर देता है हमारा जो फ्रांस का नेपोलियन है, ठीक है, उसको भी रिमूव कर देता है। अब आप सोचो बेटा
कि किसानों के भी मजे ही मजे, मर्चेंट्स के भी मजे ही मजे। तो सारे के सारे लोग नेपोलियन के साथ जुड़ गए और नेपोलियन को मसीहा समझने लगे कि ये कोई बंदा आया है जिसने सही में जबरदस्त बात करी है, एक ग्राउंड लेवल पे काम किया है। और नेपोलियन ने करा भी, ठीक है बेटा, नेपोलियन ने अच्छे काम मतलब ग्राउंड लेवल पे काम किया भी। इसके अलावा क्या किया कि सर आज का जमाना तो ट्रांसपोर्टेशन का है, कम्युनिकेशन का है, हाईवेज का जमाना है, क्या ऐसा कुछ उसने किया? तो यस बेटा, उसने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में भी सुधार करता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम को वो इंप्रूव करता है और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इंप्रूव करता है बेटा। वो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन दोनों को इंप्रूव करता है। अच्छा सर, ट्रांसपोर्ट में क्या क्या इंप्रूव करता है? तो बेटा ट्रांसपोर्ट सिस्टम में वो यहाँ पे जो रोड्स हैं उनको इंप्रूव करता है, जो हाईवेज हैं, नए नए हाईवेज बनने लगते हैं, नए नए हमें हाईवे देखने को मिलते हैं। उसके बाद कैनाल को इंप्रूव करता है। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे भी जबरदस्त काम करता है नेपोलियन। अच्छा सर, कम्युनिकेशन में क्या काम करता है? तो यस बेटा, कम्युनिकेशन में ये पोस्टल सिस्टम को ओपन करता है, ठीक है, पोस्टल सिस्टम को ये ओपन करता है। और साथ में जितनी भी उस समय टेलीग्राफिक लाइन हुआ करती थी उसको भी बहुत ज़्यादा ये इम्प्रूव कर देता है, ठीक है बेटा। तो ये कुछ रिफॉर्म हमें देखने को मिलते हैं नेपोलियन के द्वारा। तो बेटा ये देखो, ये पोस्टल सिस्टम है। ये जो आपको इमेज देखने को मिलेगी ये इंडियन पोस्ट ऑफिस आपको देखने को मिल रहा है बेटा, कि कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है हमारा पोस्टल सिस्टम। ये फ्रांस का पोस्टल सिस्टम है, ठीक है, जो पोस्ट ऑफिस इसको हम बोलते हैं, ठीक है। सो इसको भी जो नेपोलियन ने इंप्रूव करता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया बेटा कि पोस्टल सिस्टम के अलावा कम्युनिकेशन में वो जो टेलीग्राफिक लाइन होती है उसको इंप्रूव करता है। अब सर ऐसा तो लग रहा है ये देख के कि बिजली के खंभे हैं, बेटा ये जो टेलीग्राफिक लाइन है ये जो टेलीफोनिक लाइन होती है उसके काम आती है, ठीक है। तो ये टेलीग्राफिक लाइन को भी इंप्रूव करता है, ठीक है, और जो पोस्टल सिस्टम है उसको भी बेहतर कर देता है। नेपोलियन इस प्रकार से हर एक जगह पे रेवोल्यूशन कर रहा है, ठीक है। ये इनका पोस्टल सिस्टम है। सो इस कारण से जो पीजेंट्स हैं, किसान, आर्टिसंस, वर्कर्स, बिजनेसमैन, सब खुशी का माहौल है पूरे के पूरे अपने नेपोलियन के आने के बाद में, ठीक है बेटा। और इनको सही में ऐसा लगता है कि जो मतलब जो बिजनेसमैन है, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर हैं गुड्स के, ठीक है, इनको रियलिटी में ये एहसास हुआ कि जो नेपोलियन ने यूनिफॉर्म लॉस लाए, सबके लिए कानून बराबर वाला सिस्टम लाया है, वेट्स एंड मेजर्स को जो इसने स्टैंडर्डाइज्ड किया है, इसने जो कॉमन नेशनल करेंसी कर दिया है, इससे जो गुड्स हैं, ठीक है, उसके मूवमेंट में काफी आसानी होगी। और ये बात सही भी है। तो नेपोलियन के ये सारे नेपोलियन कोड ऑफ 1804 या सिविल कोड ऑफ 1804 या नेपोलियन के द्वारा किए गए सारे के सारे पॉजिटिव काम का यहाँ पे हमने देखा। ये तो हो गए बेटा पॉजिटिव काम, मगर नेगेटिव काम क्या क्या किया है बेटा नेपोलियन ने। तो उसको जानने से पहले हम ये थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा कि जो नेपोलियन ने जो काम किया ना बेटा, इसका लोगों के बीच में मिक्स रिएक्शन था। कुछ उसको मानते थे, कुछ नहीं मानते थे। और जैसे हम बात करें हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल्स, मेनिस, मिलान, मेनिस बेटा जर्मनी में आएगा, मिलान इटली में, वॉर्सो, हर जगह पे हमें जो नेपोलियन की आर्मी है या फ्रांस की जो आर्मी है, हर जगह पे इनको हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी के रूप में एक्सेप्ट किया गया, इनको बताया गया। हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है आजादी और हार्बिंजर्स का मतलब होता है फोर रनर, या जो इस आजादी को आगे लेके जा रहा है, अग्रदूत जिसको हम बोलते हैं, जो आजादी को आगे लेके जा रहा है, हर जगह आजादी आजादी की बात कर रहा है। तो हर जगह पे आप देखो बेटा, चाहे वो हॉलैंड हो, स्विट्जरलैंड हो, ब्रुसेल्स हो, जर्मनी का एक सिटी मेंस हो, या फिर इटली का मिलान हो, या वॉर्सो हो, हर जगह इनकी आर्मी को लिबरेटर के रूप में देखा गया, एक अग्रदूत या फोर रनर ऑफ लिबर्टी के रूप में देखा गया। इसको बोला गया हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी। मगर ये जो बेटा जो खुशी के कुछ पल थे
वो धीरे धीरे जो इनिशियल एंथुसियाज्म थे वो धीरे धीरे हॉस्टिलिटी में बदलने लगे। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती है, जो खुशी के कुछ समय के पल थे अब वो गम में बदलने लगे। ठीक है, तो नेपोलियन ने अब क्या क्या ऐसा काम किया जिससे कि लोगों को प्रॉब्लम हुई। तो अब नेपोलियन के नेगेटिव काम को देख लेते हैं। तो पहला नेगेटिव काम जो नेपोलियन करता है कि जो भी पॉलिटिकल फ्रीडम थी उसको खत्म कर देता है। तो कोई पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं, अब जो नेपोलियन भाई साहब तय करेंगे वही होगा। ठीक है, सो पहली चीज पॉलिटिकल फ्रीडम खत्म। दूसरा, टैक्स बढ़ा देता है बेटा, ये टैक्स को बढ़ा देता है, अब हायर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, वहां पे उस समय कितनी सारी प्रॉब्लम थी फ्रांस में, यूरोप में, और अब जब टैक्स बढ़ा रहा है तो बात तो वही हुई बेटा, है ना। तीसरा बेटा ये करता है कि जो सेंसरशिप रहती है ना, सेंसरशिप को इंपोज करता है। अभी सेंसरशिप क्या होती है बेटा, तो बेटा सेंसरशिप का मतलब होता है, सेंसर का मतलब होता है कटिंग करना, कट करना। तो कोई भी गलत चीज अगर वो प्रिंट मीडिया से आती है, न्यूज़पेपर के माध्यम से, या फिर विजुअल मीडिया से आती है, जो भी हमारा हम देखते हैं जो विजुअल मीडिया मतलब कि जो सामने जो आपको इमेज दिखती है उसके माध्यम से अगर कुछ भी गलत कंटेंट आता है तो उसको कटिंग करने को हम बोलते हैं सेंसरशिप करना। ये हमारे आपको इंडिया में देखने को मिलती है कि जो सेंसर बोर्ड होता है वो भी ये काम करता है कि कुछ भी गलत कंटेंट अगर वो आता है उसके सामने तो उसको कट करता है। सेंसरशिप का मतलब होता है कि कोई भी नेपोलियन के खिलाफ अगर कुछ गलत छापता है तो नेपोलियन उसको कट करेगा, मतलब कि सारे की सारे न्यूज़पेपर उसके खिलाफ अब इस रूल के बाद से उसके खिलाफ कुछ भी गलत नहीं छाप सकते। या तो नेपोलियन की तारीफ करो या फिर चुपचाप रहो। तो हर तरीके से सेंसरशिप इंपोज कर दी गई, मतलब नेपोलियन के खिलाफ गलत बात नहीं कर सकते। अब बताओ बेटा, लोग बाग थोड़े से तो नाराज होंगे ही। ठीक है, तो यस, पॉलिटिकल फ्रीडम छीन ली गई, नो पॉलिटिकल फ्रीडम। सेकंड, टैक्स बढ़ा दिया गया। तीसरा, सेंसरशिप इंपोज कर दी। और चौथा, फोर्स्ड कंस्पिरेशन इनटू द फ्रेंच आर्मी, जबरदस्ती फौज में भर्ती करा लिया गया। 10th क्लास में बेटा आप हो, 10th क्लास में पढ़ रहे हो, और अगर आप सोचो फ्रांस में रह रहे होते तो नेपोलियन आते और आपको जबरदस्ती आर्मी में भर्ती करवा लेता। ठीक है, मतलब आप 10th से सीधे ना 11th ना 12th ना कुछ भी नहीं, सीधे फौज में डायरेक्ट भर्ती। अरे आपकी इच्छा ही नहीं है फौज में जाने की, या तो नीट निकालना था या IIT निकालना था, मगर आपको आर्मी में जबरदस्ती डाला गया। जिसकी इच्छा है उसके लिए तो ठीक है, मगर जो नहीं जाना चाहता उसके लिए तो ये गलत बात हो गई बेटा। ठीक है, और उस समय आर्मी में डालने का मतलब है सीधे वॉर में खड़े करना, क्योंकि अब सीधे वॉर लड़ा जाएगा। ठीक है, और आगे वाले आने वाले समय में देखने को मिलेगा बेटा, नेपोलियन ब्रिटेन, प्रशिया, रसिया, ऑस्ट्रिया, 4 कंट्री से वॉर लड़ लेता है। ठीक है, तो क्या नेगेटिव काम किए गए नेपोलियन के द्वारा? पहला कि कोई पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं, दूसरा टैक्स बढ़ा दिया गया, तीसरा सेंसरशिप इंपोज की गई, और चौथा जबरदस्ती फ्रेंच आर्मी में भर्ती किए जा रहे हैं। इससे सारे के सारे लोग बाग जो एडवांटेज था नेपोलियन का उसको भूल गए, और नेपोलियन को, ठीक है, नेगेटिव काम के कारण उसके लोग बाग खिलाफ होने लगे। पहले खुशी थी फिर गम हो गया। ठीक है, तो बड़ा बोला गया ना, कभी खुशी कभी गम, उसका बेस्ट एग्जांपल नेपोलियन ने पेश कर दिया, पहले खुशी बाद में गम। तो नेपोलियन ने कोड ऑफ सिविल कोड जो है 1804, उसमें पॉजिटिव पॉइंट भी देख लिए हमने और नेगेटिव पॉइंट भी देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब बेटा सेकंड जो हमारा पॉइंट है, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे बना, कैसे आगे बढ़ता है, उसको हम देख लेते हैं। तो बेटा ये इसमें क्लियर बता रहे हैं आपको कि जो मिड 18th सेंचुरी के आसपास में यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट नहीं हुआ करता था। ठीक है, कोई भी नेशन स्टेट हमें देखने को नहीं मिलता है। जो जितने भी जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड जो हमें देखने को मिलते हैं उस समय के, वो डिवाइड थे या तो किंगडम्स में या डचीज में या कैंटोन्स में। तो ये किंगडम क्या होता है बेटा? जब कोई राजा किसी एरिया को रूल करता तो हम उसको बोलते हैं किंगडम। अब ये डचीज क्या होता है? जब किसी एरिया को ड्यूक रूल करता है। वहां पे बेटा फ्रांस में या यूरोप में ड्यूक्स वगैरह रूल करते थे, तो जब ड्यूक रूल करेगा तो उसको बोल देंगे डचीज। ठीक है, और कैंटोन्स क्या होता है बेटा?
तो जो बड़ा एरिया है उसको कन्वीनियंस के लिए रूल करने के हिसाब से छोटे छोटी टेरिटरी में बांटा जाता है, उसको बोला जाता है कैंटोन एरिया। ठीक है, सो किंगडम, डचीज और कैंटोन में पूरा पूरा यूरोप बटा हुआ था, रीजन बटे हुए थे, कोई भी नेशन स्टेट नहीं हुआ करता था। छोटे छोटे किंगडम्स होंगे, डचीज होंगे और कैंटोन्स हमें देखने को मिलेंगे, बट कोई भी नेशन स्टेट नहीं है। ठीक है बेटा, अब यहां पे बेटा बता रहे ये लोग कि जो यूरोप है, कौन सा यूरोप बेटा, ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप, मतलब यूरोप का ईस्ट और सेंट्रल वाला एरिया की अगर बात करते हैं तो यहां पे बेटा मोनार्की रहती है। कौन रहता है बेटा यहाँ पे, राजा रहता है, मोनार्की यहाँ पे शासन करती है। और यहाँ पे जो राजा के अंडर जो टेरिटरी आती है उसमें डाइवर्स लोग बाग रहते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग बाग, अलग अलग सेक्ट के लोग बाग, अलग अलग भाषा बोलने लोग बाग यहाँ पे रहते हैं, भाषा वाले। ठीक है, तो डाइवर्स लोग बाग यहाँ पे रहते हैं और सारे के सारे लोग बाग कोई भी कलेक्टिव आइडेंटिटी को शेयर नहीं करते हैं, कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी को शेयर नहीं करते हैं, इनका कोई कॉमन कल्चर नहीं है, इवन ये लोग अलग अलग भाषा को बोलते हैं। ठीक है, और अलग अलग एथनिक ग्रुप या अलग अलग सेक्ट, संप्रदाय, पंथ से आते हैं। ठीक है, मतलब राजा एक ही है, उसके अंडर अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग बाग, अलग अलग एथनिक ग्रुप वाले लोग बाग, अलग अलग कल्चर के लोग बाग देखने को मिल रहे हैं। ठीक है बेटा, सो यहां पे ये जो है बेटा इन्होंने इस राजा की बात करी है और इन्होंने इसको समझाया है एक केस स्टडी के थ्रू या एक एरिया के थ्रू, जिसको बोला गया है जो ऑस्ट्रिया हंगरी का जो हैब्सबर्ग एम्पायर है उसके थ्रू इन्होंने इसको समझाने की कोशिश करी है। चलिए देख लेते हैं कि ये जो बता रहे हैं कि एक राजा रहता है, उस राजा के अंदर डाइवर्स लोग बाग हो गए। ठीक है, उसके बाद में इनका कल्चर भी सेम नहीं है, दूसरा तीसरा इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। इन सबको हम देख लेते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है। तो यस, एक राजा के अंडर अलग अलग लोग बाग, अलग अलग लैंग्वेज बोलने लोग बाग रह रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने इसको समझाया है ऑस्ट्रिया हंगरी या हैब्सबर्ग एम्पायर से। तो बेटा ये जो ऑस्ट्रिया हंगरी का जो हैब्सबर्ग एम्पायर है, ये जो हैब्सबर्ग एम्पायर है बेटा, ये हैब्सबर्ग एम्पायर जो फैला हुआ है जनरली ऑस्ट्रिया हंगरी के रीजन में फैला हुआ है। और ये जो यहां पे हमें देखने को मिलता है कि ये रीजन भी जो हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर आता है उसमें बहुत सारी विभिन्नताएं या डिफरेंस देखने को मिलती है। इस हैब्सबर्ग एम्पायर में टायरोल रीजन आता है, ऑस्ट्रिया का रीजन आता है, सरंटनलैंड आता है, बोहेमिया आता है, और ये सारे के सारे लोग बाग कौन बेटा, टायरोल वाले, ऑस्ट्रिया वाले, सरंटनलैंड वाले और बोहेमिया वाले, ये सब जर्मन भाषा बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, जर्मन लैंग्वेज ये लोग बोलते हैं। ये बेटा आप मैप में देख सकते हो कि ये हैब्सबर्ग एम्पायर है, ये पूरा की पूरा हमें हैब्सबर्ग एम्पायर देखने को मिलता है। और यहाँ पे टायरोल रीजन ये देखने को मिल रहा है, बोहेमिया रीजन ये देखने को मिल रहा है, ऑस्ट्रिया रीजन ये देखने को मिल रहा है। ये लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं बेटा, ये लोग जर्मन लैंग्वेज बोल रहे हैं। इतने बड़े साम्राज्य में ये इतना सा एरिया जर्मन लैंग्वेज बोल रहा है। ठीक है, अब आगे देख लेते बेटा इसके अलावा क्या हमें देखने को मिलता है। तो इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि इसी हैब्सबर्ग एम्पायर में इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस भी है जिसका नाम है लोम्बार्डी एंड वेनेशिया। ठीक है बेटा, इसी हैब्सबर्ग एम्पायर में यहां पे आप देखोगे बेटा तो ये इटली स्पीकिंग, इटालियन स्पीकिंग रीजन है और यहां पे ये लोग बाग इटली बोल रहे हैं। ये है ना बेटा, ये देखो ऑरेंज में, ये हैब्सबर्ग एम्पायर में आता है। तो हैब्सबर्ग एम्पायर में कुछ लोग बाग जर्मनी बोल रहे हैं, हैब्सबर्ग एम्पायर में कुछ लोग बाग इटली या इटालियन लैंग्वेज बोल रहे हैं। इसके अलावा बेटा हमें देखने को मिलता है कि जो हंगरी में लोग बाग रहते हैं वो मगियार लैंग्वेज बोल रहे हैं। ठीक है, और जो गलीसिया जो रीजन है वहां पे जो लोग बाग रहते हैं वहां पे लोग बाग पोलिश लैंग्वेज बोल रहे हैं। देखो बेटा मैप में देख लो, ये जो गलीसिया रीजन है क्योंकि ये पोलैंड के नजदीक है इसलिए यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जा रही है, पोलिश लैंग्वेज बोली जा रही है। यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जा रही है बेटा, तो यहाँ पे बोली जा रही है जर्मन लैंग्वेज बोली जा रही है और यहाँ पे इटालियन लैंग्वेज बोली जा रही है।
राजा एक ही है मगर भाषा अलग अलग, कल्चर अलग अलग, कस्टम प्रैक्टिसेस अलग अलग। ठीक है बेटा, एक ही इनका कॉमन है, वो है राजा, बाकी हर चीज हमें अलग अलग देखने को मिलती है। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है बेटा कि इसके अलावा बेटा कि ये जो हैब्सबर्ग एम्पायर है, इसमें नॉर्थ में हमें बोहेमियंस या स्लोवैक्स देखने को मिलते हैं। कौन देखने को मिलता है बेटा नॉर्थ में? बोहेमियंस या स्लोवैक्स। आज का जो बेटा चेक रिपब्लिक कंट्री है, पहले उसको चेकोस्लोवाकिया बोलते थे, अब चेकोस्लोवाकिया बटा चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया में। तो जो आज का जो चेक रिपब्लिक कंट्री है या स्लोवाक कंट्री है, उसका ये रीजन है। ठीक है, इसके अलावा इसी हैब्सबर्ग एम्पायर में जो अपना कैर्नियोला रीजन है, वहां पे स्लोवेंस रहते थे। कौन रहते थे बेटा? स्लोवेंस। चलो बेटा मैप में देख लेते हैं कि मैप में ये स्लोवेंस कहां देखने को मिलते हैं हमें। यस, तो बेटा ये मैप है, ठीक है, और ये स्लोवेनिया कंट्री है, ये ऑस्ट्रिया कंट्री, ये इटली कंट्री है, और ये स्लोवेनिया कंट्री है। कौन सी कंट्री बेटा? स्लोवेनिया। तो स्लोवेनिया का जो वेस्टर्न रीजन है, देखो बेटा ये लिखा अपर कार्नियोला, ये लोअर कार्नियोला, ये इनर कार्नियोला। ठीक है बेटा, तो जो स्लोवेनिया कंट्री का वेस्टर्न रीजन है, यहां पे स्लोवेंस नाम की कम्युनिटी या सेक्ट रहती थी। आज भी बेटा इस रीजन में 90% से ऊपर स्लोवेंस रहते हैं। राजा एक मगर उसके अंदर अलग अलग कम्युनिटी के लोग भाग रह रहे हैं। ये पूरा हैब्सबर्ग एम्पायर में आ रहा है। तो यहां पे स्लोवेनिया कंट्री का जो वेस्टर्न पार्ट है उसको कार्नियोला बोला गया है, और यहां पे स्लोवेंस नाम की सेक्ट या कम्युनिटी रहती है। क्रोआट्स रहते हैं ये साउथ में, और रोमन्स या जो रोमन्स रहते हैं वो ट्रांसिल्वेनिया का जो रीजन है वहां पे। ठीक है, तो ये बेटा आप देख लो ट्रांसिल्वेनिया रीजन। इस रीजन में कौन रहता है बेटा? रोमन्स। और हंगरी में हमने देखे थे कि कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले हैं? मगियार। फिर से देख लो बेटा, ये जो है, ये जो आपको देखने को मिलेगा, ये पूरा हैब्सबर्ग एम्पायर है। अब इस हैब्सबर्ग एम्पायर में भी इतने लोग बाग बोहेमियन, ऑस्ट्रिया, टायरोल, सडेंटनलैंड वाले जर्मन लैंग्वेज बोल रहे हैं। ये जो है ठीक है, ये जो इटली वाला रीजन है, लोम्बार्डी वाला, यहाँ पे इटालियन लैंग्वेज बोली जा रही है। ये जो गिलीसिया रीजन है, इसमें पोलिश लैंग्वेज बोली जा रही है। हंगरी वाले मगियार लैंग्वेज बोल रहे हैं, और ये जो ट्रांसिल्वेनिया वाले ये रोमन्स लैंग्वेज बोल रहे हैं। इवन इसके अलावा हमने कार्नियोला रीजन देखा बेटा, जो कि ये ऑस्ट्रिया के नीचे यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे स्लोवेंस वाली कम्युनिटी रहती है। मतलब कि राजा पूरा एक ही है, मगर कितने अलग अलग लैंग्वेज और कल्चर के हिसाब से बटा हुआ है पूरा राजा का एरिया। ठीक है, सो ये सारे के सारे लोग बाग में कोई भी पॉलिटिकल यूनिटी या पॉलिटिकल एक जैसा कैसे आएगा बेटा? कोई पॉलिटिकली यूनाइटेड नहीं है। इन सब के बीच में एक ही कॉमन टाई या कॉमन एलिगेंस है कि उनका राजा एक ही है। ठीक है, मगर एरिया अलग अलग है। तो क्या बेटा ये हम बोल सकते हैं कि ये नेशन स्टेट है? तो यस बेटा, ये कहीं से भी हमें नेशन स्टेट देखने को नहीं मिलता है। और ये जो हम जो नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ रहे हैं, उसमें हमने एक केस स्टडी से समझा, और वो केस स्टडी थी ऑस्ट्रिया जो रीजन है उसमें रहने वाला हैब्सबर्ग एम्पायर से। ठीक है, ये हैब्सबर्ग एम्पायर का जस्ट अभी हमने देखा कि कैसे अलग अलग कम्युनिटी अलग अलग जगह पे रह रही है, और कोई भी एक नेशन स्टेट एक कनेक्टेड फील नहीं करता। एक ही कनेक्शन उनके बीच में वो है कि उनका एम्परर या राजा एक ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ये जो नेशनलिज्म है उसमें पहली चीज कि कोई भी नेशन स्टेट नहीं हुआ करता था। कारण उसका यह है कि सब बटे हुए थे, टुकड़ों में बटे हुए थे। अरे कोई फिर धीरे धीरे रेवोल्यूशन होगा, अलग अलग होंगे, बट फिलहाल राजा के अंडर ये सब टुकड़ों में बटे हुए थे। नेक्स्ट है बेटा, इसमें बताया गया है एरिस्टोक्रेसी और मिडिल क्लास के बारे में। किसी भी सोसाइटी में बेटा हर प्रकार के लोग बाग रहते हैं। ठीक है, लोअर क्लास के भी रहते हैं, मिडिल क्लास भी रहते हैं, अपर क्लास भी रहते हैं। तो यूरोप में हम पढ़ेंगे पहला एरिस्टोक्रेसी के बारे में और दूसरा मिडिल क्लास के बारे में। तो बेटा ये एरिस्टोक्रेसी कौन होते हैं? एरिस्टोक्रेट्स कौन है बेटा? ये वो लोग हैं जिनके पास में अच्छी खासी जमीन है, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी है। ठीक है, इनके जो लोग बाग हैं,
ठीक है, ये इस जो कम्युनिटी के एरिस्टोक्रेसी के ये लोग बाग यूनाइटेड हैं। और किस तरीके से यूनाइटेड है बेटा, इनका जो जीवन जीने का तरीका है एरिस्टोक्रेट्स का वो एक जैसा है। ठीक है बेटा, मतलब कि ये जो एलिट क्लास है ना, एलिट क्लास के बारे में बता रहे, ये जो एलिट क्लास है बेटा ये कॉमन वे ऑफ लाइफ या वॉक ऑफ लाइफ शेयर करती है। ठीक है, जैसे कि इनकी जमीनें हमें देखने को मिलती हैं, इनके स्टेट्स देखने को मिलते हैं, एक जो कंट्री साइड मतलब कि एक सिटी के बाहर इनकी जमीनें हमें देखने को मिलती है, इनके घर हमें देखने को मिलते हैं जमीन के एक सिटी के बाहर में। ये लोग एक कॉमन लैंग्वेज स्पोक करते हैं, बोलते हैं, इसको बोला गया फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, क्योंकि इनकी हाई क्लास सोसाइटी है और ये फ्रेंच लैंग्वेज को बहुत हाई क्लास मानते हैं। इसके अलावा बेटा ये जो इनकी जो फैमिलीज हैं वो एक कॉमन प्रैक्टिस से जुड़ी हुई है जिसको कि ये मैरिज बोला गया है, मतलब कि ये शादी भी अपनी ही कम्युनिटी में करते हैं। हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में आप पाटीदार समाज देख सकते हो या गुजरात के रिच जो सोसाइटी है उनको देख सकते हो, वो भी एक कॉमन टाई से बंधी हुई रहती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर चीज ही प्रैक्टिस करती है, लैंडेड एरिस्टोक्रेट रहते हैं बेटा ये लोग, है ना, जमीनें खूब रहती हैं इनके पास में, ये कॉमन वॉक ऑफ लाइफ से जुड़े हुए रहते हैं। इनके सारी की सारी प्रॉपर्टीज या टाउन हाउसेस या स्टेट्स हमें शहर या शहर के बाहर देखने को मिलती है। ये लोग कॉमन लैंग्वेज स्पोक करते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज। इसके अलावा इनकी फैमिलीज भी आपस में कनेक्टेड रहती है और सबसे अच्छा कनेक्शन है इनके बीच में वो है थ्रू दी मैरिज। ठीक है, तो मैरिज के द्वारा ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं। इसके अलावा बेटा ये जो कम्युनिटी है ऑब्वियसली ये सिर्फ और सिर्फ बहुत ही छोटा स्मॉल ग्रुप है। ठीक है, न्यूमेरिकली ये बहुत ही छोटा ग्रुप है। ठीक है बेटा, अब बेटा जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ पीजेंट्री है, किसान है। और ये सारे के सारे किसान की अगर हम बात करें तो या तो ये किसी खेत में टेनेंट के रूप में या तो ये किराए से काम कर रहे हैं किसी खेत में, ये छोटे छोटे किसान हैं, या फिर ये लोग बाग सर्फ के रूप में या दास के रूप में काम कर रहे हैं। वेस्टर्न यूरोप की बात करें तो ये छोटे छोटे किसान हैं, ठीक है, या फिर ये टेनेंट हैं। और अगर हम ईस्टर्न यूरोप की बात करें, सेंट्रल यूरोप की बात करें तो यहां पे कोई किसान अपने आप में स्मॉल किसान नहीं है, वो एक सर्फ है या दास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मगर बेटा यूरोप में समय बदलता है और धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाता है यूरोप में, और ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन धीरे धीरे नए नए टाउन्स को जन्म देता है। इंडस्ट्री सेटअप होती है, लोग बाग आते काम करने के लिए, और जहां इंडस्ट्री सेटअप होती वो अपने आप में एक टाउन बन जाता है। तो यस, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टाउन को जन्म देता है, नई कमर्शियल क्लास आ जाती है जो कि यहाँ पे काम करती है, पैसा कमाती है और खर्चा करती है। ठीक है बेटा, इसके अलावा मार्केट बन जाता है, इंडस्ट्री सेटअप हुई, टाउन बना, पैसा आया, कमर्शियल क्लास हुई और मार्केट भी सेटअप हो जाता है। ठीक है, यहां पे हमें देखने को मिलता है कि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, सबसे पहले होता है इंग्लैंड में, और फिर बाद में 50 साल बाद में हमें जर्मनी में या यूरोप में देखने को मिलता है। तो यहां पे इंग्लैंड आगे निकल जाता है। ठीक है, अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन में। सो यहां पे बेटा आपको देखने को मिलता है कि अब नई क्लास निकल के आई है जिसको बोला गया है न्यू वर्किंग क्लास, न्यू वर्किंग पॉपुलेशन। ठीक है, ये लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, खर्चा करते हैं। अब क्योंकि इंडस्ट्री में वही काम करता है जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता है, या तो यहाँ पे सेमी स्किल्ड लोग बाग काम करते हैं या फिर हाईली स्किल्ड लोग बाग काम करते हैं। तो जो लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वो धीरे धीरे, ठीक है, ये लोग बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, प्रोफेशनल्स हैं, ये वो लोग हैं जो कि, ठीक है, धीरे धीरे पूरे यूरोप में चर्चा भी करते हैं, डिस्कशन भी करते हैं कि कैसे एक रेवोल्यूशन आना चाहिए, क्रांति आनी चाहिए। ठीक है बेटा, सो इनमें बेटा ये जो इंडस्ट्री में काम करते हैं वो एजुकेटेड लोग बाग हैं, लिबरल मिडिल क्लास हैं। ठीक है, और ये नेशनल यूनिटी के लिए आगे काम करना चाहते हैं और जो एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज हैं उसको खत्म करना चाहते हैं। एक मिडिल क्लास जो रेवोल्यूशन करता है, हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि मेजर रेवोल्यूशन मिडिल क्लास के द्वारा किए गए, क्योंकि वो अवेयर भी होते हैं और वो चेंज ला सकते हैं, इसलिए हर जगह हमें देखने को मिलता है। और जैसे ही यूरोप में इंडस्ट्री सेटअप हुई, सबसे पहले इंग्लैंड में, उसके बाद में अदर यूरोपियन कंट्री में, हमें एक मिडिल क्लास देखने को मिलता है जो कि क्रांति लाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेटा आपको बताया गया है लिबरल नेशनलिज्म के बारे में। ठीक है,
कि ये लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है, ठीक है, ये कौन है। तो नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है बेटा, राष्ट्रवाद, देश के लिए फीलिंग, देश के लिए काम करना। अब ये लिबरल का मतलब क्या होता है बेटा, तो लिबरल बेटा एक लैटिन वर्ड लिबर से आता है जिसका मतलब होता है फ्री, आजाद कर देना, ठीक है। लिबरलिज्म मीन्स फ्रीडम, आजाद करना। मगर किस प्रकार की आजादी चाहिए इन्हें, आपने सुना होगा लोग, हमें चाहिए आजादी, अरे किस प्रकार की आजादी। तो यहां पे दो प्रकार की आजादी यूरोप के लोग बाग मांगते हैं, एक है पॉलिटिकल आजादी, पॉलिटिकल फ्रीडम, और दूसरी है इकोनॉमिक फ्रीडम। यहां पे पॉलिटिकल फ्रीडम आपको दिया है और दूसरा यहां पे हमें देखने को मिलेगा इकोनॉमिक फ्रीडम, ठीक है बेटा, पॉलिटिकल फ्रीडम एंड इकोनॉमिक फ्रीडम। चलिए देख लेते हैं पॉलिटिकल लेवल पे ये लोग क्या क्या फ्रीडम चाहते हैं। तो पहली चीज तो बेटा ये चाहते हैं कि जो सरकार बने, ठीक है, पॉलिटिकल लेवल पे फ्रीडम का मतलब इनका है कि जो गवर्नमेंट बने वो कंसेंट से बने, मतलब सहमति से बने, लोग बाग चुने, लोग बाग से पूछ के सरकार बने, अपने मन से सरकार नहीं बनाना है। बहुत बढ़िया पॉइंट बेटा, ठीक है। दूसरा ये लोग क्या बोलते हैं कि जो ऑटोक्रेसी है वो खत्म हो। दूसरा क्या है बेटा, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तो एंड ऑफ ऑटोक्रेसी होना चाहिए। जितने भी प्रिविलेजेस हैं वो खत्म होने चाहिए। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और गवर्नमेंट कैसी होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होना चाहिए, वो भी किसके थ्रू, पार्लियामेंट के थ्रू, ठीक है, मतलब एक 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 बॉडी हो जहां पे कि ये लोग बाग जाएं और वहां पे जवाब दे सकें। तो यस, पहला इन्होंने क्या किया बेटा, लिबरलिज्म, पॉलिटिकल वे में इनकी क्या डिमांड थी, ये बेटा ये पॉलिटिकल, ठीक है। सो पॉलिटिकल लेवल में अगर हम इनकी डिमांड की बात करें तो इनकी पहली डिमांड है कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट, सहमति सरकार बने। दूसरी है कि ऑटोक्रेसी खत्म हो। तीसरी है कि सारे प्रिविलेज खत्म हो। इसके अलावा चौथी जो है इनकी डिमांड की कॉन्स्टिट्यूशन आए। और पांचवा की गवर्नमेंट हो, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, वो भी पार्लियामेंट के थ्रू, ठीक है बेटा। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है इसका भी ध्यान रखा जाए। तो ये 6 डिमांड पूरी की गई, मतलब पॉलिटिकल लेवल पे मांगी गई लिबरल नेशनलिज्म के द्वारा। अच्छा, इकोनॉमिक लेवल पे ये लोग क्या मांग रहे हैं बेटा, तो इकोनॉमिक लेवल पे ये लोग मांग रहे हैं कि इनको फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, कि इनका जो मार्केट है, मार्केट को फ्री किया जाए, उस पर जो टैक्स लग रहे हैं, ड्यूटीज लग रही है, उसको खत्म किया जाए। दूसरा बेटा इन्होंने बोला है कि जो स्टेट इंपोज्ड रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, ऑन दी मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स, मतलब जो कोई भी एक सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उस पर सरकार भी टैक्स लगा रही है, रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, उसको खत्म किया जाए। अगर सरकार खत्म नहीं करेगी तो व्यापार कैसे फैलेगा बेटा। तो बहुत ही जायज मांग थी इकोनॉमिक लेवल पे भी कि मार्केट को फ्री किया जाए और जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं उसको खत्म किया जाए, ठीक है बेटा। सो ये थे हमारे लिबरल नेशनलिज्म। लिबरल मींस फ्री करना, नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद। तो 2 लेवल पे ये फ्रीडम चाहते थे, एक पॉलिटिकल लेवल पे और एक इकोनॉमिक लेवल पे। यहां पे बेटा फिर आपको यहां पे ये पूरा पैराग्राफ देखने को मिलेगा कि पॉलिटिकल लेवल की फ्रीडम की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल लेवल का फ्रीडम का मतलब जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, कानून के नजर में सब बराबर है, तो यूरोप में ऐसा नहीं था। यूरोप में जो अगर हम सफराइज की बात करते हैं कि हर एक पर्सन को वोट देने का अधिकार है, वो यूरोप में नहीं था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यूरोप में तो यस, राइट टू वोट सिर्फ और सिर्फ किसको था बेटा, सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉपर्टी ओइंग मैन को था। जो मैन जो प्रॉपर्टी ओन करेगा सिर्फ वही वोट दे सकता है और विमेन वोट नहीं दे सकती। तो यस, स्टार्टिंग में अधिकार नहीं थे, फिर धीरे धीरे सारे के सारे रेवोल्यूशन होते, जैकोबिन क्लब्स जो बहुत फेमस क्लब था उसने हर एक को अधिकार दिया, ठीक है। अडल्ट मेल्स को अधिकार दे दिया कि सब वोट दे सकते, अगेन मेल्स को ही दिया। फिर नेपोलियनिक कोड आते हैं, उन्होंने जो विमेन्स हैं, ठीक है, उनका जो स्टेटस था उसको माइनर के रूप में रिड्यूस कर दिया और उनको रिस्पॉन्सिबल बताया कि आप सिर्फ और सिर्फ या तो फादर या हस्बैंड के अंदर ही काम करेंगे, उनके अंडर ही रहेंगे, कोई भी पॉलिटिकल फ्रीडम देखने को नहीं मिलती है। धीरे धीरे समय चेंज होता है और फिर बाद में हमें विमेन्स को ही फ्रीडम देखने को मिलती है। तो ये था बेटा हमारा लिबरल नेशनलिज्म, ठीक है। लिबरल नेशनलिज्म किस वे में, पॉलिटिकल वे में भी और इकोनॉमिक वे में भी। तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हमने दोनों देख लिया। अब हम यहाँ पे एक केस स्टडी देखेंगे, ठीक है। ये जर्मनी कंट्री की केस स्टडी है, जर्मन एरिया की केस स्टडी है,
ठीक है, कि यहाँ पे इकोनॉमिक फ्रीडम की क्यों बात की गई है, क्यों इकोनॉमिक फ्रीडम चाहिए। तो बेटा जर्मनी की बात करें तो जर्मनी 39 स्टेट्स का कन्फेडरेशन है, 39 स्टेट को मिला के जर्मनी एक एरिया बनाया गया है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कोई एक मर्चेंट 1833 की बात है, अगर वो एक रीजन, हैम्बर्ग एक रीजन है, उससे दूसरे रीजन नरम्बर्ग ट्रेवल कर रहा है, तो इस ट्रेवल के दौरान उसको 11 कस्टम बैरियर या 11 बार कस्टम ड्यूटी का सामना करना पड़ता है। नरम्बर्ग से निकले और हैम्बर्ग तक पहुंचने में 11 अलग अलग कस्टम ड्यूटी या कस्टम बैरियर का सामना करना पड़ता है। एक प्रोडक्ट पे 11 बार टैक्स, एक बार दो बार समझ में आता है, मगर 11 कस्टम ड्यूटी। ठीक है बेटा, तो ये एक प्रॉब्लम हमें जर्मनी में देखने को मिलती है। दूसरा ये देखने को मिलती है कि हर एक लेवल पे कस्टम ड्यूटी 5% बढ़ रही है, 5% हर एक लेवल पे बढ़ रही है, हर एक लेवल पे 5% बढ़ रही है। तो बेटा एक व्यापारी को कितना नुकसान होता होगा उस समय, किस लेवल पे एक व्यापारी एक छोटे से एरिया में सिमट के रह गया, क्योंकि वो जैसे ही क्रॉस करेगा हैम्बर्ग टू नरम्बर्ग उसको 11 कस्टम ड्यूटी फेस करना पड़ेगा। अरे इससे अच्छा तो व्यापारी हैम्बर्ग में ही रहेगा, नरम्बर्ग का व्यापारी नरम्बर्ग में ही रहेगा, और वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, ट्रेड नहीं बढ़ पा रहा। तो ये एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। इसके बाद बेटा यहां पे जो वेट्स और मेजरमेंट्स हैं, जो मापने की इकाई है, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती थी। ठीक है, जर्मनी में जैसा कि उन्होंने बताया कि वहां पे जो क्लोथ को मेजर करने की जो यूनिट थी उसको एल कहा जाता था, और इस एल में जो मेजरमेंट की यूनिट है उसमें भी देखने को मिलता है कि अगर फ्रैंकफर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो फ्रैंकफर्ट में एक एल का मतलब होता है 54 सेंटीमीटर, 54.7 सेंटीमीटर। मेनिस की बात करें तो 55.1 सेंटीमीटर होता है एक एल का मतलब, और नरम्बर्ग में बात करें तो 65 सेंटीमीटर, और वहीं फ्रेबर्ग में बात करें तो 53 सेंटीमीटर। कपड़े की इकाई एक, मगर हर जगह उसका जो मेजरमेंट है अलग अलग। कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी जर्मनी को। इकोनॉमिक लिबरलिज्म, जो अभी बेटा हमने पढ़ा ना कि जो लिबरल नेशनलिज्म पढ़ा, उसमें दो चीज देखी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लेवल पे। तो पॉलिटिकल तो हम बहुत से समझ लिए थे, इकोनॉमिक जो हम समझ रहे, तो इकोनॉमिक लेवल पे क्यों नहीं सुधार होना चाहिए, क्यों नहीं यहाँ पे ठीक है चेंज होना चाहिए। कारण सिंपल है बेटा, 39 स्टेट एक जर्मनी के एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो कस्टम ड्यूटी देना पड़ रहा है, 11 कस्टम ड्यूटी देना पड़ रहा है, वो भी हर एक जगह पे 5% इंक्रीज हो रहा है। उसके अलावा वेट एंड मेजर की बात करें तो यूनिट एक ही है, मगर हर बार उसका जो मेजरमेंट है अलग अलग है। सो लॉट ऑफ प्रॉब्लम यहां पे हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन एक ऑब्स्टेकल के रूप में देखी गई कमर्शियल क्लास के द्वारा, और ये चाहती हैं कि एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी हो। ठीक है, एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी हो जिसमें कि सारे के सारे जो गुड्स हैं वो आसानी से मूव करें बिना किसी प्रॉब्लम के। इसीलिए इस समस्या को दूर करने के लिए 1834 में एक कस्टम यूनियन, ये एक ग्रुप बनता है जिसको बोला गया है ज़ोलवेरिन। क्या बोला गया बेटा? ज़ोलवेरिन। ये जो ग्रुप है ये प्रशिया से स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये जितने भी ये टैरिफ बैरियर हैं, जितने भी कस्टम ड्यूटी लगाई गई थी उसको खत्म कर देता है, और उस समय लगभग 30 करेंसियां को इसने खत्म करके, इसने उस समय की चलने वाली 30 करेंसी चलती थी उसको खत्म करके सिर्फ 2 ही करेंसी पे ले आया। 30 से सीधे 2, 30 अलग अलग करेंसी चल रही है, कस्टम बैरियर है, मेजरमेंट की यूनिट ठीक है एक है मगर उसकी काउंटिंग अलग अलग है। इतनी सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ज़ोलवेरिन का जन्म होता है, और ज़ोलवेरिन सारी समस्या को दूर करता है। सबसे पहला काम ज़ोलवेरिन करता है कि जो करेंसी है उसको 30 से सीधे 2 पे ले आता है। ठीक है, इसके अलावा ये रेलवे नेटवर्क को भी इंप्रूव करते हैं। ठीक है, और जो नेशनल यूनिफिकेशन है इकोनॉमिक इंटरेस्ट में उसकी बात करते हैं ये लोग। ठीक है, और इस तरीके से जो लिबरल नेशनलिज्म जो कंसेप्ट हमने देखा उसमें इकोनॉमिक वे में क्या प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है, जर्मनी को हमने देखा केस स्टडी के रूप में, और उसका क्या सॉल्यूशन निकला ज़ोलवेरिन के द्वारा, उसको अभी हमने देखा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। ठीक है बेटा, तो ये समय बदल के आ गया है, हम सीधे समय
चेंज हो गया है, समय सीधे आ गया है अब कहां पे 1815 में। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेटा फ्रेंच रेवोल्यूशन कब होता है, 1789 में। ठीक है, उसके बाद में फ्रांस में नेशनल असेंबली आती है। ठीक है, तो 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, तो उस समय लुई 16 हुआ करता था। उसके बाद में नेशनल असेंबली आती है, जिसमें कि रोबेस्पायर का हमें शासन देखने को मिलता है। ये लगभग 1792 से 94 के बीच का पीरियड है। उसके बाद में हमें देखने को मिलती है डायरेक्टरी, जो कि रूल करती है 1794 से 99। अब बेटे डायरेक्टरी क्या है, तो 5 लोग शासन करते हैं। नेशनल असेंबली क्या है बेटा, जब पूरा देश थर्ड स्टेट मिलकर सरकार बनाता है, उसको बोला गया नेशनल असेंबली। इसी में रोबेस्पायर का पीरियड भी है, जिसको बोला जाता है रेन ऑफ टेरर। ठीक है, तो थर्ड आ जाता है अपना डायरेक्टरी, जो कि 1794 से 99 रूल करती है फ्रांस को। चौथा रहता है इसमें नेपोलियन रूल, जो कि 1799 से लेके 1815 तक रहता है। ठीक है, और फिर नेपोलियन के बाद में क्या आते हैं बेटा, कंजर्वेटिज्म। ठीक है, सो 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके बाद में नेशनल असेंबली, देन उसके बाद में हमें देखने को मिलता है डायरेक्टरी रूल, उसके बाद में नेपोलियन का शासन 1815 तक, और उसके बाद में कंजर्वेटिज्म। ठीक है, तो यहां पे जब हम कंजर्वेटिज्म को पढ़ेंगे 1815 में कैसे आया, तो यहां पे मैंने आपको डायग्राम में बता दिया हूं बेटा कि यहाँ पे 1799 से 1815 तक नेपोलियन भाई साहब रहते हैं, और 1815 में नेपोलियन भाई साहब हार जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर 1815 में एस्टेब्लिश होता है कंजर्वेटिज्म यूरोप में। ठीक है बेटा, सो इस 1815 में कंजर्वेटिज्म एस्टेब्लिश होता है। तो इसके पीछे कहानी सिंपल सी है बेटा, कि एक वॉर फोर्ट होता है। ठीक है, एक वॉर लड़ा जाता है, बेटा ये जो वॉर है ये 1815 में लड़ा जाता है। किस किस के बीच में, नेपोलियन और एक वॉर लड़ा जाता है 1815 में, जिसको बोला गया है बैटल ऑफ वाटरलू। इस वॉर में एक तरफ रहते हमारे नेपोलियन भाई साहब, जिन्होंने जबरदस्त लेवल पे लोगों को फायदा पहुंचाया, बाद में नुकसान पहुंचाया, और दूसरी तरफ रहते हैं ब्रिटेन, प्रशिया, रशिया एंड ऑस्ट्रिया। ठीक है, सो एक तरफ नेपोलियन है और एक तरफ ब्रिटेन, प्रशिया, रशिया एंड ऑस्ट्रिया है। ठीक है, तो इसको हम इकट्ठा बी प्राक कंट्रीज भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, सो बी प्राक, एक तरफ नेपोलियन, एक तरफ बी प्राक कंट्री, बी फॉर ब्रिटेन, पी फॉर प्रशिया, आर फॉर रशिया एंड ए फॉर ऑस्ट्रिया, और ये के का मतलब हो गया किंगडम या किंग्स। ठीक है बेटा, सो नेपोलियन और बी प्राक कंट्री के बीच में जबरदस्त लेवल पे वॉर होता है, जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ वाटरलू, और इसमें हमारे नेपोलियन भाई साहब हार जाते हैं, खत्म नहीं होते, हार जाते हैं। ठीक है बेटा, और हारने के बाद में ये जो ब्रिटेन, प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया कंट्री है, अब एक नई प्रकार की व्यवस्था फ्रांस में लाना चाहती है, और ये जो नई व्यवस्था है इसको बोला गया है कंजर्वेटिज्म। क्या बोला गया बेटा इसको, कंजर्वेटिज्म। चलिए देख लेते हैं बेटा कंजर्वेटिज्म क्या है। तो कंजर्वेटिज्म एक ऐसी पॉलिटिकल फिलॉसफी है बेटा, जिसमें जो ट्रेडिशन है ना, जो पहले के जो ट्रेडिशन है, जो पहले के इंस्टीट्यूट हैं, पहले के जो कस्टम है, उसी को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। मतलब कि जो पहले के ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट है उसकी बात की जाती है, उसी को वापस से रिस्टोर करने की बात की जाती है, उसको कहा जाता है कंजर्वेटिज्म। ठीक है, तो 1815 में कंजर्वेटिज्म आते हैं, और सिंपल सी बात है बेटा, जो कंजर्वेटिज्म है ये बोलती है
कि जो इस पहले के ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट हैं, है ना, उसको इन लोगों को कंजर्व करना है, उसको प्रिजर्व करना है। अब पहले के ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं बेटा? तो पहले के इंस्टीट्यूट जो हैं वो है मोनार्की, चर्च, उनकी जो सोशल पोजीशन है, हायरार्की है वो, उनकी जो प्रॉपर्टी है और उनकी जो फैमिली है, इन सब को प्रिजर्व करना ही कंजर्वेटिज्म है। क्या है बेटा? ये कंजर्वेटिज्म। सो कंजर्वेटिज्म का ये मानना था बेटा कि बहुत पहले की जो सोसाइटी है प्री रेवोल्यूशनरी डेज की, उस पे नहीं जाएं, ठीक है, मगर जो थोड़े वो चेंज हुए उसके साथ में आगे बढ़े। जैसे बेटा आपको पता है कि नेपोलियन भाई साहब जब आए तो उन्होंने मॉडर्नाइज कर दिया सिस्टम को, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम को बेहतर किया, उन्होंने आर्मी को बेहतर किया, उन्होंने ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को रिफॉर्म किया और उन्होंने इकोनॉमी को भी चेंज किया, उन्होंने जो फ्यूडल सिस्टम है उसको भी खत्म किया, सर्वडम को खत्म किया। तो जो कंजर्वेटिज्म है उनका ये मानना था कि जो जो रिफॉर्म हुए हैं उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे तो हमें भी फायदा होगा, ठीक है। तो कंजर्वेटिज्म पुरानी बात करते कि पुरानी चीज को रिस्टोर करना है, मगर कैसे? मॉडर्न वे में। उनको भी चाहिए मॉडर्न आर्मी, उनको भी चाहिए एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, और उनको भी चाहिए कि इकोनॉमी भी ग्रो करे और जो फ्यूडल लॉर्ड या सर्वडम मतलब जो जागीरदार या सामंतवाद आधे ज्यादा पैसा राजा का ले जाते थे वो सिस्टम खत्म हो। तो यस, कंजर्वेटिज्म क्या है? पुरानी चीजों को कंजर्व करना बट इन ए मॉडर्न वे, ठीक है बेटा। सो बेटा यहां पे आपको देखने को मिलता है कि 1815 में जो ब्रिटेन है, रशिया है, प्रशिया है और ऑस्ट्रिया है, ये चारों कंट्री नेपोलियन से लड़ लेते हैं और इसको बोला गया था बैटल ऑफ वाटरलू। मतलब एक तरफ हो गए हमारे नेपोलियन भाई साहब और दूसरी तरफ हो गए बी प्राग कंट्री, ठीक है बेटा। सो ये आपस में लड़ लेते हैं बैटल ऑफ वाटरलू में और इसमें जो नेपोलियन है वो हार जाता है और हारने के बाद नेपोलियन के एक ट्रीटी साइन होती है जिसको बोला गया वियना ट्रीटी या वियना कन्वेंशन, ठीक है। तो उस समय बेटा जो ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे ड्यूक मेटरनिक, वो इस मीटिंग को या ये जो कांग्रेस या इस मीटिंग को होस्ट करते हैं, हेड करते हैं। कौन करते हैं बेटा इस मीटिंग को हेड? हारने के बाद में ये ऑस्ट्रिया चांसलर ड्यूक मेटरनिक इस मीटिंग को होल्ड करते हैं, ठीक है, होस्ट करते हैं, जिसमें कि पूरा की पूरा कैसे अब पूरा यूरोप चलेगा, फ्रांस चलेगा, उसके बारे में चर्चा की जाती है। और इस चर्चा को जिस पॉइंट में लिखा गया है, जो लिखा गया है उसको बोला गया है ट्रीटी। और ये ट्रीटी कौन सी है बेटा? क्योंकि ये ऑस्ट्रिया के वियना सिटी में हुई थी, इसलिए इसको बोला गया है ट्रीटी ऑफ वियना। और ये कब हुई थी बेटा? 1815 में। अच्छा, अब ये ट्रीटी ऑफ वियना में क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या सुधार की बात करते हैं ये? तो ट्रीटी ऑफ वियना कहती है, क्योंकि सीधी बात है बेटा, ये किसने साइन करी है? ये साइन करी है बी प्राग कंट्री ने, मतलब ब्रिटेन, प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया कंट्री ने इसको साइन करी है। और ये सारी कंट्री कहीं ना कहीं यहाँ पे राजा रूल करता है, तो ये अपने ही हित की बात करेंगे, ठीक है। तो ये बी प्राग कंट्री इसको साइन करती है और इसमें पहला पॉइंट ये बोलते हैं कि जो बर्बन डायनेस्टी है जो कि फ्रांस में पहले थी उसको वापस से रिस्टोर किया जाए। तो ये बर्बन डायनेस्टी को वापस से रिस्टोर कर लेती है, जो उस समय की जो लुइस 14, 15 और 16 की जो डायनेस्टी थी, अब वो वापस से गद्दी पर या वापस से फ्रांस की कमान संभाल लेती है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जितनी भी टेरिटरी नेपोलियन ने एनेक्स करी थी या कब्जा करी थी उसको इन्होंने वापस दे दिया, मतलब लॉस्ट कर दिया, मतलब कि वो जिस देश की थी उसी को वापस कर दिया, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने फ्रांस के आजू बाजू बहुत सारे सीरीज ऑफ स्टेट सेटअप कर दिए ताकि फ्रांस आगे और एक्सपांड ना करे, क्योंकि हमने देखा बेटा फ्रांस में नेपोलियन आया और नेपोलियन ने बहुत ज्यादा एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी चलाई, ठीक है। तो फ्रांस के आजू बाजू सारे के सारे ये स्टेट सेटअप कर दे। तो पहला पॉइंट है बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया, दूसरा है कि सीरीज ऑफ स्टेट इन्होंने आजू बाजू बना दिए फ्रांस के ताकि फ्रांस एक्सपांड ना करे। इसके अलावा नॉर्थ में नीदरलैंड को सेटअप किया बेटा, ठीक है, और गेनुआ को साउथ में सेटअप किया, प्रशिया को सेटअप करते हैं ये, ठीक है, वेस्ट में, और जो रशिया है उसको सेटअप करते हैं ईस्ट में। मतलब कि अगर हम ये बात करें
तो नॉर्थ में कौन हो गया बेटा, नीदरलैंड, साउथ में हो गया जिनेवा, ईस्ट में हो गया रशिया और वेस्ट में हो गया प्रशिया। फ्रांस के आजू बाजू इस प्रकार की नाकेबंदी कर दी गई है कि फ्रांस एक्सपांड ना करे। नॉर्थ में नीदरलैंड, साउथ में गेनोवा, वेस्ट में प्रशिया और ईस्ट में रशिया को सेटअप कर दिया, ठीक है। और जो जर्मनी के जो 39 स्टेट थे उसको वैसा की वैसा रहने दिया, उसको बिल्कुल भी टच नहीं किया, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं इसमें हम, तो हमें देखने को मिलेगा कि जो कंजर्वेटिज्म है, ठीक है, ये इन्होंने कुल मिला के राजशाहियत या राजा का शासन वापस ले आते हैं। मगर ये कंजर्वेटिज्म क्या बहुत अच्छी है? तो बेटा कंजर्वेटिज्म में बहुत सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है कि जो कंजर्वेटिव जो सेटअप हुई थी 1815 में, ये एक ऑटोक्रेटिक है, तानाशाह बन गए, ठीक है, ऑटोक्रेट हो गए ये लोग, तानाशाही चलाने लगे और ये किसी का भी क्रिटिसिज्म या डिसेंट को टॉलरेट नहीं करते। किसी की भी बात को या किसी को क्रिटिसाइज करे तो उसको ये लोग टॉलरेट नहीं करते हैं, ठीक है बेटा। अपार्ट फ्रॉम इट, इनकी कोई लेजिटिमेसी पे भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता कि ये लोग लेजिटिमेट तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, किसी भी प्रकार के इनसे सवाल जवाब नहीं हो सकते। इन्होंने सेंसरशिप तक को इंपोज कर दिया कि हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं बोलोगे, चाहे फिर वो न्यूज़पेपर में हो, बुक्स में हो, प्ले हो, सॉन्ग हो या किसी भी प्रकार का कुछ भी, किसी भी तरीके से इनके खिलाफ कोई भी कुछ भी नहीं छाप सकता, बोल सकता। इस प्रकार की तानाशाही कंजर्वेटिज्म स्टैब्लिश करती है 1815 में। अरे इससे अच्छा तो नेपोलियन, देखो यूरोप में नेपोलियन आया, उसने भी कुछ अच्छे काम किए फिर बुरे काम किए। अब नेपोलियन को हटा के कंजर्वेटिज्म आ गई और वो भी इसी प्रकार के काम कर रही, तो डिफरेंस क्या रहा, ठीक है बेटा। सो बेटा कंजर्वेटिज्म का जो ये पूरा की पूरा जो काम था, ठीक है, मतलब पूरा की पूरा लोगों को ऑटोक्रेटिक तरीके से शासन करना, सेंसरशिप इंपोज करना, इससे जो लिबरल्स लोग बाग थे वो इंस्पायर हुए और ये जो लिबरल नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी वाले लोग बाग हैं, इन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया और ये अब चाहते हैं कि हर तरीके से यूरोप में वापस से फ्रीडम आए, ठीक है। सो 1815 से लेके 1830 तक हमें देखने को मिलता है कंजर्वेटिव रूल देखने को मिलता है। फिर 1830 में रेवोल्यूशन होता है, ठीक है। तो रेवोल्यूशन से पहले यहां पे एक कहानी बताई गई है बेटा, ये कहानी है गियुसेप्पे मजीनी की, ठीक है बेटा। फिर यहां पे ये रेवोल्यूशन का पीरियड आ जाएगा। तो बेटा यहां पे हमें देखने को मिलता है कि लोग बाग अब फ्रीडम चाहते हैं और फ्रीडम का बिगुल सबसे पहले जो बचता है वो गियुसेप्पे मजीनी के द्वारा बचता है। और जो गियुसेप्पे मजीनी, अगर हम उनकी बात करते हैं तो इनका जन्म, ठीक है, गेनुआ में होता है 1805 में, ठीक है। कुछ बुक में ये 1807 लिखा है, तो 1805 या 1807 में गियुसेप्पे मजीनी का जन्म होता है और ये पूरे की पूरे अब यूरोप में, ठीक है, क्योंकि यहां पे 1815 से लेके 1830 तक कंजर्वेटिज्म रूल कर रही है, इसीलिए अगर इनके सामने काम किया किसी भी रेवोल्यूशनरी ने तो इनको सजा दे दी जाएगी। इसलिए अब जितने भी लोग बाग इनका विरोध कर रहे हैं वो छुप के विरोध कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे ये लोग बाग सीक्रेट सोसाइटी बनाने लगते हैं। क्या बनाने लगते हैं बेटा? ये लोग सीक्रेट सोसाइटी का जन्म होता है यहाँ पे। पूरे यूरोप में रेवोल्यूशन की लोग बात करते हैं, मगर ये किस वे में बात करते हैं बेटा? सीक्रेटली काम करेंगे, सीक्रेटली ऑपरेट करेंगे। तो इसमें पहला नाम आता है बेटा, वो है गियुसेप्पे मजीनी का। ये 1805 में गेनुआ में बॉर्न होते हैं और ये सबसे पहले बनते हैं एक कार्बोनारी नाम की सीक्रेट सोसाइटी है, उसके मेंबर बनते हैं। ये जो कार्बोनारी सीक्रेट सोसाइटी है बेटा, इसका काम ही है कि ये जो कंजर्वेटिव रेजिम है इसको अपोज करना।
तो सबसे पहले ये जो मजीनी है इसका मेंबर बनता है और उसके बाद में 24 की यंग एज में ही ये लेगुरिया नाम की जगह पे रेवोल्यूशन कर देता है। ठीक है, लेगुरिया नाम की जगह पे रेवोल्यूशन कर देता है और इसका खामियाजा इनको ये उठाना पड़ता है कि इनको उस एरिया से निकाल दिया जाता है, उस एरिया से इनका, ठीक है, इनको बदल दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। ठीक है, मगर मजीनी रुकने वालों में से नहीं था, क्योंकि सीधी बात है कंजर्वेटिज्म गलत कर रही थी, इसलिए मजीनी वापस से आके दो और सीक्रेट सोसाइटी बनाता है, जिसका नाम है, एक का यंग इटली और दूसरी है यंग यूरोप। ठीक है बेटा, ये जो यंग इटली यंग यूरोप है, ये लाइक माइंडेड लोगों की, यंग मैन की ग्रुप है। ठीक है, जो कि पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन स्टेट में बनते हैं और रेवोल्यूशन करेंगे। ठीक है, मजीनी का मानना था कि गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, जो नेशन है वो नेचुरली बनना चाहिए, गॉड की भी मर्जी है। मगर फिर ये कंजर्वेटिज्म गलत क्यों कर रहे हैं? ठीक है बेटा, एक जो इटली कंट्री है वो किसी भी तरीके से छोटे छोटे स्टेट या किंगडम का एरिया नहीं होना चाहिए। इटली अगर हो तो यूनाइटेड इटली हो, यूनिफाइड इटली हो। ठीक है बेटा, सो ये बात करते हैं, यूनिफाइड रिपब्लिक इटली की बात करते हैं, यूनिफाइड रिपब्लिक नेशन की बात करते हैं, और धीरे धीरे ये बात करते हैं कि यस, एक सिंगल यूनिफिकेशन होना चाहिए, जिससे कि पूरा पूरा इटली यूनाइटेड हो, इटली लिबरेट हो। ठीक है, और इस प्रकार की जो सीक्रेट सोसाइटी है बेटा हर जगह बनने लगी, जो कि जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में हमें देखने को मिलती है। ठीक है बेटा, सो जो मजीनी है, ठीक है, इनका जो अपोजिशन है, ठीक है, एंड इज विजन जो है बेटा रिपब्लिक को लेके, वो पूरे की पूरे कंजर्वेटिज्म को डरा के रख देता है। पूरे कंजर्वेटिव्स भी अब डरते हैं, अब उनको भी वो लगने लगा कि यस, हर जगह पे रेवोल्यूशन हो रही है। मजीनी के बारे में, ठीक है ना, मजीनी के बारे में मेटरनिक ने ये बात भी बोली है कि द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर, हमारी सामाजिक व्यवस्था के लिए सबसे डेंजर अगर कोई है तो वो इस प्रकार की सोच रखने वाले मजीनी है। ठीक है, तो मेटरनिक ने एक बात ये बोली है और दूसरी बात भी मेटरनिक ने बोली जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, सो ये जो पीरियड है बेटा 1815 से लेके 1830 के पीरियड को बोलते हैं कंजर्वेटिज्म पीरियड। कंजर्वेटिज्म जहां पे कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट को प्रिजर्व किया गया, राजशाहियत वापस लाई गई, बर्बन डायनेस्टी को वापस से ला दिया गया। ठीक है बेटा, बर्बन डायनेस्टी वापस से आ जाती है। इसके बाद जो पीरियड आता है बेटा उसको बोलते हैं एज ऑफ रेवोल्यूशन, जो कि 1830 से लेके 1848 तक रहता है। ये बेटा ये वाला जो फेज है इसको हम हमारी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, जिसमें जो भी बचा हुआ है उसको हम देखेंगे। अभी तक के लिए जो हमने समझा इसको आप बहुत अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, एक एक लाइन बाय लाइन हमने इसको समझा है और नेक्स्ट वीडियो हम यहां से चालू करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 से 1848 के बीच में। जब तक के लिए धन्यवाद, एंजॉय करिए आपके लाइफ को और पढ़ते रहिए सोशल साइंस। थैंक्स अ लॉट। चैप्टर भी कंप्लीट हो गया।